वेलकम टू वेब मेंटोर। दोस्तों, हम बूटस्ट्रैप डिस्कस कर रहे हैं और ये बूटस्ट्रैप के सिलसिले का आज 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने बूटस्ट्रैप की मदद से एक छोटा सा एक टेम्पलेट बनाने की कोशिश की। तो टेम्पलेट के दौरान बहुत सारी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों पर ज़रूरत थी फोकस करने की। तो चूँकि फ़िलहाल सरदस्त उस लेक्चर में ज़्यादा फोकस जो था वो टेम्पलेट बनाने पे था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये किसी अगले लेक्चर में डिस्कस कर ली जाएं। तो मैं मौजूद हूँ getbootstrap.com, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और होम पेज आपके सामने इसका खुला हुआ है। सबसे पहले आप इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करें। हमने डॉक्यूमेंटेशन में ग्रिड सिस्टम जो है उसको तफसील से पढ़ लिया। ये देखिएगा, गेटिंग स्टार्टेड, आपने इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इसके कंटेंट कौन से हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद लेआउट में जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम क्या है, इस पर भी हम बड़ी तफसील से रोशनी डाल चुके हैं। उसके बाद कंटेंट उसने दिया है। कंटेंट में उसने बताया है कि अगर आप टाइपोग्राफी यानी अगर आप फाउंट्स वगैरह पे डिस्कस करना चाहें तो बूटस्ट्रैप आपको किन किन चीज़ों को सपोर्ट करती है। H1 से लेकर H6 तक आपकी हेडिंग्स को सपोर्ट किया जाता है, और हेडिंग आप देखें कि फाउंट स्टाइल जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको डिस्प्ले किए गए, ये देखिएगा, और इसको बहुत बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बाकी वो स्ट्राइक थ्रू करना किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, अटैलिक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने गुजर चुकी हैं। ब्लॉक कोड क्या होता है, किसी चीज़ को आप ज़रा थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो ये ब्लॉक कोड को भी मैं साथ में डिफ़ाइन करता हूँ। उसके बाद इमेजेस के साथ आप देख चुके हैं कि अगर किसी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो उसके साथ आपने इमेज फ्लूड की क्लास लगा देनी है। और थंबनेल से मुराद ये है, ये आप मेरे कर्सर पे देख रहे होंगे कि छोटा सा एक बॉर्डर जो है वो इसके साथ लगा दिया जाता है। फिर इमेज को अलाइन किया जा सकता है, वो अलाइन आप लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह, ये सारी पिक्चर्स पे थी। और टेबल पे भी हमने पहले लेक्चर में ही सेर हासिल गुफ्तगू कर ली थी कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स, कि आप टेबल अगर आप HTML की जो क्लास में आपने देखा था कि अगर आप टेबल लगाते हैं तो टेबल के साथ आप क्या सलूक करते हैं, टेबल को कलर क्या दिया जाता है, होवर्ड रोज टेबल क्या होती हैं, और इसी तरीके से वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो ये आपकी सारी की सारी चीज़ें कंटेंट में शामिल थी। उसके बाद आज जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है वो है हमारे कंपोनेंट्स, के कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें कंपोनेंट्स के अंदर जो चीज़ा चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। इसमें अलर्ट्स हैं, इसमें बटन्स हैं, इसमें कार्ड्स हैं, इसमें क्राउजल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, जंबोट्रॉन है जिसको हमने डिस्कस करना। तो इन सब चीज़ों को छोटा छोटा प्रैक्टिकल जो है इनका हम देखते जाएंगे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके लिए कैसे काम करती हैं। तो वही सेटिंग के मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें मैंने CSS, और इसके अंदर आपने वो CSS रख ली, JS जावास्क्रिप्ट रख ली, और एक इंडेक्स फाइल। और इस इंडेक्स फाइल की कोडिंग को आपके सामने जो है ये आपके सामने फ़ाइल ओपन कर ली। और वही बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपने जो CSS फाइल थी उसको भी आपने साथ में लिंक कर लिया, और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स थी उनको भी आपने साथ में लिंक कर लिया। और ये ब्राउज़र में इस फाइल का रिज़ल्ट है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें समझने के लिए एक काम करते हैं कि ये बॉडी के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाने के बाद ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, इस बैकग्राउंड का कलर जो है वो हम थोड़ा सा कोसियान टाइप कलर कर लेते हैं। वो इसलिए कि जब हम इसके ऊपर कोई कमांड लगाएं तो हमें पता चले कि जो हम लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। इसको रिफ़्रेश करें, ये देखिएगा मैंने एक डार्क सियान कलर जो है वो इसमें फिल कर लिया। अब जो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं बूटस्ट्रैप की, और इसमें जो सबसे पहली बात हमने डिस्कस करनी है वो है जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन क्या है ये देखिएगा। वो कह रहा है कि लाइट वेट फ्लेक्सिबल कंपोनेंट फॉर शो केसिंग हीरो यूनिट स्टाइल कंटेंट, कि आप अगर किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करके दिखाना चाहते हैं, ये देखें यहाँ भी लिख रहा है कि दिस इज अ सिंपल हीरो यूनिट, अ सिंपल जंबोट्रॉन स्टाइल कंपोनेंट फॉर कॉलिंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू फीचर्ड कंटेंट और इन्फॉर्मेशन, कि किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर या किसी फीचर के ऊपर आप एक एक्स्ट्रा जो है वो अटेंशन किसी की लाना चाहते हैं तो आपको जंबोट्रॉन लगा लेना चाहिए। वैसे वो कहता है कि जंबोट्रॉन में एक हेडिंग टेक्स्ट होती है, उसके बाद एक थोड़ा सा पैराग्राफ जो है प्रोमिनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल रूलर लगाई गई है, एक पैराग्राफ थोड़े छोटे केस में लिखा हुआ और लर्न मोर का बटन दिया हुआ। और ये देखिएगा, इसके लिए ये इसने सारी की सारी कोडिंग की है। आपको जस्ट इतना करना है कि यहाँ से आप इस कोडिंग को कॉपी करें, अपने कोड एडिटर में जाएं, और चूंकि हम इससे पहले स्टाइल शीट भी कनेक्ट कर चुके हैं, जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको बॉडी के अंदर जस्ट इस जंबोट्रॉन को पेस्ट कर देना।
ये जंबोट्रॉन जो है ये, अब इसका ज़रा रिजल्ट भी देख लें कि ये जंबोट्रॉन जो है क्या रिजल्ट आपको दिखाता है। इस फाइल को आप सेव करें और सेव करने के बाद अपनी उस फाइल को ज़रा रिफ्रेश करके देख लें। ये लें जी, वो कहता है कि एक एक्स्ट्रा टेंशन है। अब ये डेमो डाटा है, हेलो वर्ल्ड उसने लिखा हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हैं वगैरह 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 वगैरह। अच्छा जी, तो ये इस तरीके से आप कहीं भी जंबोट्रॉन लगा के प्रोमिनेंट करके किसी चीज़ को दे सकते हैं। फिर वो कहता है फ्लूट जंबोट्रॉन। फ्लूट जंबोट्रॉन में क्या होगा, आप इस कोड को कॉपी कर लें। इसमें गौर कीजिएगा कि यहाँ पे डिव क्लास जस्ट जंबोट्रॉन लगाई गई है और यहाँ पे जो क्लास है डिव क्लास जंबोट्रॉन फ्लूड लगाई गई है। तो फ्लूड क्लास लगाने का क्या मकसद है, आए देखते हैं। तो इसको मैंने हस्बे मामूल यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इससे पहले कि मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँ, ज़रा इसका रिजल्ट चेक कर लें कि ये जो जंबोट्रॉन है आपका, ये देखें ये बहुत दूर तक जा रहा है, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली फ्लूड वाला ही कॉन्सेप्ट जो है ये चल रहा है। लेकिन जब आप इसकी बजाय, यानी ये जो जंबोट्रॉन आपने खुद से लगाया था पहले, इस जंबोट्रॉन की बजाय जब आप दूसरा जंबोट्रॉन लगाएंगे तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा, ये इसको आप इसको ज़रा रिफ्रेश करके देखें। यहाँ ये देखिएगा, तो ये फ्लूड जंबोट्रॉन है, यानी जो बॉक्स होगा वो फ्लूड रहेगा और जंबोट्रॉन जो है वो कंटेनर डिव के अंदर रहेगा। बहरहाल एनी हाउ, ये थे जी दो आपके जंबोट्रॉन के आप किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करके लिख सकते हैं। जंबोट्रॉन के बाद अगला नंबर आता है कार्ड का। देखिएगा, बूटस्ट्रैप कार्ड प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल कंटेंट कंटेनर विद मल्टीपल वेरिएंट्स एंड ऑप्शंस। अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेनर्स में दिखाना चाहते हैं जो कि फ्लेक्सिबल भी हो और एक्सटेंसिबल भी हो, तो वो कहता है जी मेरे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स मौजूद हैं। देखिएगा, कार्ड में वो कहता है कि सबसे पहले आप इमेज लगाएंगे, कार्ड का टाइटल लगाएंगे, कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे और बटन लगाएंगे, कोड मौजूद है। इसी तरीके से वो कहता है जी सिर्फ अगर कोई बॉडी बनाना चाहें, अगर सिर्फ इमेज नहीं लगाते, कार्ड का टाइटल, सब टाइटल, टेक्स्ट और कोई लिंक वगैरह लगाना चाहें, अगर सिर्फ इमेज और टेक्स्ट लगाना चाहें, बटन वगैरह ना लगाना चाहें, कोई लिस्ट ग्रुप बनाना चाहें, इसी तरीके से आप कोई किसी किस्म की कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहें या मेन्यू के साथ काफ़ी और चीज़ें ऐड करना चाहें, या इसी तरीके से वो कहता है किसी किस्म का सिंपली हेडर और फुटर ऐड करना हो, या वो कहता है कोई फीचर्ड ऐड करना हो और उसको फिर सेंटर अलाइन करना हो। अज्यूम दैट कि ये एक फीचर्ड है और स्पेशल टाइटल ट्रीटमेंट है इसका और उसके नीचे टेक्स्ट है, और चलें फ़र्ज़ करें हम सबसे पहले इसको लेके देखते हैं। तो इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे जो यहाँ पे इसके लिए दिया गया। कॉपी करने के बाद हम अपने कोड एडिटर पे वापस जाते हैं। ये वो जंबोट्रॉन है जो हमने लगाया है, जंबोट्रॉन को हम नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज़ लगा रहेगा, इसके नीचे हम ये काम करते हैं। तो लेकिन याद रखिएगा कि एक नई रॉ जनरेट करने जा रहे हैं, तो रॉ जनरेट करने के लिए जो रूल हैं वो आप जानते हैं कि आपने एक डिव लगानी है और डिव को आपने कंटेनर क्लास देनी है, और दूसरा काम आपने ये करना है कि एक डिव लगानी है और डिव को आपने रो क्लास देनी है। ये दो काम हो गए। और तीसरा काम भी आप जानते हैं कि आपने क्या करना है। चलें सपोज वो अभी उसके लिए नहीं लगाते, सिंपली पेस्ट करके देखते हैं कि वो कहाँ तक इसको लेके आता है। ये लें, अब देखें कि वो कह रहा है कि मैंने एक कार्ड लगाया है, ये देखें डिव क्लास कार्ड टेक्स्ट सेंटर, जिसमें टेक्स्ट सेंटर में है। चलें इसको वो ज़रा सीक्वेंस इसका दुरुस्त कर लें, लाइक दिस, ये लें। तो अब इसका ज़रा बिहेव चेक करें कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको बिहेव किस तरह का दिखाता है। ये देखिएगा, तो उसने एक फीचर्ड और स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन अब इसके साथ हम कुछ थोड़ी सी छेड़खानी और करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं एक डिव और इसको कॉल, और चलें इसको 12 ही कंसिडर करवाते हैं कि ये 12 कॉलम्स का ही एक ग्रिड जो है वो आपने बनाया, और ये 12 कॉलम का ग्रिड आपको यहाँ पे बंद भी करना है। अब देखिएगा ये क्या बिहेव करता है। तो इसको आप यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये देखें ये 12 कॉलमों का एक ग्रिड जो है उसने कंटेन कर लिया। और आप ये भी जानते हैं कि ये कंटेनर था, ये फ्लूइड नहीं था, इसलिए ये अभी थोड़ा सा डिफरेंस जो है ये बाकी है। आप एक काम करें कि आप इसको, ये जो बाहर आउटसाइड पे कंटेनर लगाया है, इसको आप कंटेनर फ्लूइड कर दें, तो ये थोड़ा सा मज़ीद जो है वो कॉर्नर्स बढ़ा देगा अपने। ये देखें रिफ्रेश करें तो ये आगे चला गया। लेकिन बहरहाल ये तो एक था, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा लगाना चाहें, यानी ये कंटेनर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा लगाना चाहें, ये ग्रिड जो है, तो एक काम करें तो कि इसको चलें अज्यूम दैट कि इसको हम लोग 3 ग्रिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बल्कि आपको पता है कि अगर आप इसको नहीं भी मेंशन करेंगे तो ये और जितने इसके अंदर लगाएंगे वो अपने आप को कैलकुलेट कर लेगा। चलें हम इस तरह करते हैं कि बल्कि ये अंदर वाला जो है इसको एक स्टेप जो है वो मज़ीद आगे जाना चाहिए। ये लें,
अब ये रो से शुरू हो रहे हैं और आप जानते हैं कि ये 2 रोज़ पहले ये बंद हो जाएगा, यानी ये रिपीट होगा इतना हिस्सा यहाँ तक। तो ये एक कॉलम पहले लगा हुआ था, यानी ग्रिड में एक का कंट्रीब्यूशन पहले था, अब ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसको आप सेव करें और रिफ्रेश करें तो ये देखिएगा आपने चूंकि ऑटो रखा है, ऑटो से मुराद ये है कि आपने कॉल में जिक्र नहीं किया कि कितने कॉलम लगेंगे, तो वो गिनेगा कितनों ने कंट्रीब्यूट किया। तो 3 कॉलम, यानी ग्रिड में 3 थे तो वो 4 के 3 हो गए। लेकिन अगर अज्यूम दैट कि एक और ग्रिड आप पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो आप ऑटोमेटिकली 4 हो जाएंगे और चारों के साथ फिर वो क्या सलूक करेगा ये आप बेहतर जानते हैं। रिफ्रेश करें इसको, ये देखिएगा 1 2 3 4। अब ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है आपकी, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी ये यही बिहेव करेंगे। अब इसको आप ग्रेजुअली छोटा करते जाएं, ये देखिएगा अब ये एक्स्ट्रा लार्ज था और उसके बाद पहले जर्क पे आप जानते हैं कि ये लार्ज हो जाएगा, ये देखिएगा ये अपनी हाइट को बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद ये मीडियम हो जाएगा और उसके बाद ये फिर स्मॉल हो जाएगा और उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएगा। लेकिन ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे क्योंकि आपने कॉन्स्टेंटली एक ही बात रखी है, ऑटो रखा है। तो क्यों ना इनको, जिस तरह पिछले प्रोजेक्ट में डिस्कस किया था, इनको थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो इसके लिए ये जस्ट कॉल है, आप इस तरह करें कि इसको कॉल ना दें, बल्कि इसके साथ आप सलूक इस तरह करें कि कॉल MD, यानी जब तक ये मीडियम होंगे तब तक तो ये 3 रहेंगे, यानी 4 ग्रिड बनेंगे एक स्क्रीन पे। उसके बाद आप लिखेंगे कॉल स्मॉल, जब ये स्मॉल पे आएंगे तो ये एक्चुअली या 4 कर लें कि ये 4 कॉलम हो जाने चाहिए क्योंकि 3 ग्रिड बन जाएंगे, या अगर नहीं तो फिर 6 के 2 ग्रिड बना लें। और इसी तरीके से आप उसे कहेंगे कॉल 12 कि अगर ये बिल्कुल स्मॉल स्क्रीन पे चला जाए तो ये 12 ग्रिड बन जाए। तो ये जैसे आप इसको मैनेज करना चाहेंगे वैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये पहला कॉलम जो है इसके साथ भी आपने ये सलूक किया, उसके बाद ये दूसरा कॉल था इसके साथ भी आपने यही सलूक किया, उसके बाद ये तीसरा कॉल था इसके साथ भी आपने यही सलूक किया, और ये आखिरी चौथा कॉल था इसके साथ भी आपने वही सलूक किया कि ये तकरीबन मीडियम स्क्रीन तक 4 कॉलम रहेंगे, मीडियम के बाद स्मॉल पे आके ये 2 रह जाएंगे और एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाके ये सिंगल रह जाएगा। तो ये देखिएगा, अब इसको रिफ्रेश करें, ये देखें अब ये 4 हैं। अब इनको डेफिनेटली हम स्क्रीन साइज़ रिड्यूस करके देखेंगे कि ये क्या बिहेव करते हैं। ये देखिएगा एक्स्ट्रा लार्ज पे ये 4 हैं, लार्ज पे भी ये 4 हैं, मीडियम पे भी ये 4 हैं, और जैसे ये मीडियम से स्मॉल पे आएंगे तो ये देखें ये 6 के 2 ग्रिड्स में कन्वर्ट हो गए। और इसी तरीके से जब इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा करेंगे तो ये 12 के ग्रिड में कन्वर्ट हो गए और ये नीचे की तरफ ये सारे के सारे डिस्प्ले कर दिए गए। तो ये उसने आपको बना के दिया कि अगर आप कार्ड लगाना चाहें। अच्छा खैर, कार्ड की थोड़ी सी शक्ल चेंज करें। अगर कार्ड में इसमें और भी ऑप्शंस हैं, ये देखिएगा चलते जाएं, किसी एक एग्जांपल को आप उठाते जाएं, पेस्ट करते जाएं। ये देखिएगा ये कार्ड लेफ़्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट है, ये कार्ड सेंटर जस्टिफाइड टेक्स्ट है, और ये कार्ड जो है राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट है। और उसने पूरे का पूरा कोडिंग लिख के आपको कॉपी करने की ऑप्शन दे दी है। और इसी तरीके से अगर आप वो कहता है कि ये जो यही जो आपने ये जो बॉक्स लगाया, अगर इसमें कोई मेन्यूज़ वगैरह भी बनाना चाहें तो ये देखिएगा ये उसने मेन्यूज़ भी दी हुई हैं। आप इसको इसी तरह एज इट इज़ कॉपी कर लें जस्ट एंजॉय करने के लिए। और इसमें फिर अब ये होगा, थोड़ी सी आपको मॉडिफिकेशन ये करनी होगी कि इसको 4 ग्रिड ना रखें, इसको 3 रख लें, ताकि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा ना रहे, छोटे छोटे में हिस्से में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखिएगा, तो इसको फिर आप 3 ना करें बल्कि 4 कर लें। और इसी तरीके से इसके अंदर ये जो डिव लगाई गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप यहाँ से काट लें, ये देखिएगा। बाकी चलें, उसी को चूँकि हमने कॉपी पेस्ट करना है तो ज़रा टाइम से बच जाएंगे। ये ले, अब ये आपकी एक रो होगी और इस रो में आपने जो ग्रिड लगाया है वो 4 का और 6 का और 12 का लगाया है। इसके अंदर आपने उस ग्रिड को पेस्ट कर देना जो आप लेके आए हैं, और इसी को चूँकि आपने रिपीट करना है तो ये कॉल 4 से लेके और ये जी यहाँ तक ये रिपीट होगी। कॉपी करें और इसको आप ट्वाइस पेस्ट कर दें, 2 दफ़ा पेस्ट कर दें, तो ये देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट जो है ये आपकी स्क्रीन पे क्या बनता है। ये देखिएगा अब इसमें मेन्यू भी मौजूद है, बल्कि अगले वक्तों में आके आप इस मेन्यू के साथ इसको लिंकिंग भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पहले नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ और नज़र आएगा, दूसरी मेन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ कुछ और नज़र आएगा। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड जो हैं ये उसने आपको दिए हुए हैं। एक शक्ल इसकी चलते चलते और देख लें, फिर किसी अगले पे बात करते हैं। ये देखिएगा सबसे पहले नंबर पे जो उसने ग्रेड दिया था दिस वन,
इसमें उसने कहा कि जी आप एक इमेज भी दे सकते हैं, एक टाइटल भी दे सकते हैं, एक टेक्स्ट भी दे सकते हैं और एक बटन भी दे सकते हैं, और कोडिंग आपके सामने मौजूद है, कॉपी कर ले। ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें दें, इनमें से किसी भी चीज़ को काटा भी जा सकता है। तो टाइम की सेविंग के लिए वही काम करते हैं कि एक में इसको बना लेते हैं और बाकियों पे फिर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये जो आपने बाकी कोडिंग पिछले ग्रेड के लिए की है वो डिलीट कर लें, दिस वन, ये लें। और एक कोडिंग रह गई, बल्कि इसको भी हमने डिलीट करके नए सिरे से करना है मास वाई इसके, कि वो जो 4 कॉलम थे वो आपके जी ये वाले ये डिव आपकी मौजूद रहेगी यहाँ पे, और इसको आपने, यानी ये 4 कॉलम है, ये 3 डिव्स बन जाएंगी। अब इसके अंदर आपने उसको पेस्ट करना जो टैग आप लेके आए, ये लें। इसमें आपको उसने इमेज भी दिया हुआ है फ़िलहाल, चूँकि इमेज इसको ज़रा थोड़ा सा ये स्पेसिंग कर लें ताकि ये पता चले कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। इसको सेव करें और सेव करने के बाद आप इसको रिफ़्रेश कर दें, ये लें। अब चूँकि इमेज फ़िलहाल नहीं आ रहा, तो इमेज डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे ये जो सोर्स है, सोर्स कोड में आपने इमेज जो है डिस्प्ले करवा देना है। तो मेरे पास वही सैम्पल जो मैं पिछले लेक्चर में मैंने इस्तेमाल किया था, वही इमेजेस मेरे पास पड़े। तो किसी एक इमेज पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो इमेज जो है वो आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। ये लें जी, पहले इमेज आएगा, इमेज के बाद कोई टाइटल आएगा, फिर थोड़ा सा टेक्स्ट आएगा और बटन आ जाएगा। और इसी तरीके से अब आप डेफिनेटली इसको रिपीट करना चाहेंगे तो रिपीट करने के लिए ये 4 ग्रिड जो हैं अब मास वाइज 2 के ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉपी होंगे, और कॉपी करने के बाद आप इसको 3 दफ़ा पेस्ट कर देंगे, ये लें जी। और इमेज वैसे चेंज करना चाहें चेंज कर लें, लेकिन बहरहाल इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखिएगा अब चूँकि उसके पास जगह काफ़ी है, बल्कि आप यूँ करें कि 3 नहीं करें 4 कर लें, एक दफ़ा और पेस्ट कर लें, और पेस्ट करने के बाद सेव करें। जी सॉरी, 4 इसलिए नहीं हुए कि आपने उसे कहा हुआ है कि ग्रिड 4 यूज़ करें, तो आप इसको ग्रिड को 3 यूज़ करवा दें तो डेफिनेटली फिर ये चौथे को भी वहाँ आने की इजाज़त देंगे, वरना 4 4 8 4 12 3 ग्रिड 3 बॉक्सेस लगने के बाद उसके पास चूँकि जगह ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो चौथे को ज़बरदस्ती जो है वो धकेल देता है नेक्स्ट लाइन पे। और जैसे ही आप इसको 3 3 के ग्रिड में कन्वर्ट करेंगे, सेव करें, और सेव करने के बाद इसको आप रिफ़्रेश करें तो अभी देखिएगा ये चारों एक ही लाइन में आ गए। अब इनकी विड्थ जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, यानी ये दूर तक जा रहे हैं। दूर तक इसलिए जा रहे हैं कि जो हमने कंटेनर लगाया है टॉप पे फ्लूड, वो आप जानते हैं कि फ्लूड लगाया है, और अगर आप इसको फ्लूड नहीं लगाएंगे तो आप जानते हैं कि ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। यानी ये बताने का मकसद ये है कि उन्होंने स्पेस को बड़े ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया कि फ्लूड की सूरत में क्या करे, और अगर आप फ्लूड नहीं है तो ये क्या करे। तो बहरहाल ये आपका कार्ड है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। क्राउजल पे भी हम चूँकि बात कर चुके हैं कि क्राउजल क्या है, आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्लाइडर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमारी चूँकि जावास्क्रिप्ट रहती है, तो जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग स्लाइडर बनाना खुद से देखेंगे, स्लाइडर कैसे बनाने हैं। और बल्कि मेरे पास कुछ CMSs पड़े हैं, यानी कुछ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं जो कि वैसे तो पेड हैं, लेकिन उनमें फ़ायदा ये होता है कि उनको जस्ट आप इमेज देते हैं और इमेज देने के बाद वो चंद सेकंड्स में ही आपका स्लाइडर बना के आपको दे देते हैं कोडिंग समेत, और उसको स्लाइडर को आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसमें बूटस्ट्रैप में उसने क्राउजल की मदद से ये जो है आपको बना के दे दिया। अच्छा जी, इसी तरह पिछले प्रोजेक्ट में बटन्स लगाने की ज़रूरत पेश आई थी, तो वो चूँकि हमने बटन नहीं पढ़े थे तो ज़रा बटन्स को देख लें। तो ये देखिएगा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स जो हैं ये आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। बटन डिस्प्ले करने से मुराद ये है, मैं एक छोटा सा सिर्फ फॉर्म लगा के आपको दिखा देता हूँ कि बटन से मेरी क्या मुराद है। तो चलें, ये जंबोट्रॉन वगैरह सारे जो है ये हम यहाँ से डिलीट कर, बटन आपने वैसे देखे हैं, ये अभी जो हम प्रोजेक्ट अभी ये जो हमने कार्ड वगैरह लगाए इसमें भी आपके सामने उसने बटन लगाए हुए थे। अभी मैं रिफ़्रेश नहीं करता तो ये देखिएगा ये बटन लगे हुए हैं। तो बहरहाल अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाते हैं तो फॉर्म को खूबसूरत कैसे किया जाएगा और फॉर्म के साथ जो बटन लगाए जाएंगे वो कैसे लगाए जाएंगे। तो चलें, डिव लगी रहने दें डिव, और डिव को आपने क्लास जो है वो दी है कंटेनर, और दूसरे नंबर पे ये अब ज़रूरत नहीं है, और दूसरे नंबर पे आप जानते हैं कि आप जो डिव लगाएंगे और दूसरे नंबर पे आप डिव लगाएंगे और उस डिव में आप रो डिफ़ाइन कर लेंगे, और तीसरे नंबर पे जो आप डिव लगाएंगे उसमें आप कॉल, यानी 12 कॉलम्स की एक ग्रिड लिखा लो, डिस्प्ले कर दो। अच्छा, अब याद रखिएगा इसमें मुझे एक फॉर्म की ज़रूरत है, तो मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन व्यू में जब फॉर्म लगाता है तो वो अपनी पूरी लवाजमात के साथ लगाता है, वरना कुछ चीज़ें वो जो हैं, कुछ टैग जो हैं वो बाईपास कर जाता है। इंसर्ट और फॉर्म, ये ले जी, एक फॉर्म इंसर्ट हो गया। अब फॉर्म में आपको 2 या 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने हैं, इंसर्ट, फॉर्म और टेक्स्ट बॉक्स, ये लें।
अब इस टेक्स्ट बॉक्स को, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे इसके लेबल्स नहीं देने, क्योंकि मैं इसमें प्लेस होल्डर लगा सकता हूँ। अब दूसरा काम ये करना है कि यही टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी किया और उसके बाद मैंने इसको एंटर करके पेस्ट कर दिया। ये ले जी, दूसरी दफ़ा पेस्ट हो गया, तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा। अब मुझे यहाँ पे एक सबमिट का बटन लगाना है, तो इंसर्ट और फॉर्म और सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट का बटन लगाएंगे तो ये फ़िलहाल देखने में ये बहुत सादा सा बटन है। अब प्लेस होल्डर चूँकि आपको लगाने हैं तो आप यहाँ पे आके इनके प्लेस होल्डर्स लगा लें। प्लेस होल्डर, चलें फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिखा है जी नेम, तो मैंने ये प्लेस होल्डर्स के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के नाम डिस्प्ले कर लिए और इसको डेफिनेटली हम फाइल को सेव करेंगे। और सेव करने के बाद अब ज़रा इसको रिफ़्रेश करें, क्योंकि अब ये जंबोट्रॉन वगैरह हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो अब ये फॉर्म आपके सामने। अच्छा जी, अब उसने फॉर्म के लिए भी आपके साथ कुछ रायत बरती है, कुछ आपको टैगिंग दी है। और बटन्स की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये देखिएगा कि आप ये जो सबमिट का बटन है इसको आप थोड़ा सा खूबसूरत करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल ये इतना अच्छा नहीं है, तो ये देखिएगा ये बटन्स है। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, कोई भी बटन आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बटन की ये प्रॉपर्टी, अब चूँकि बटन तो हमने ऑलरेडी वहाँ लगाया हुआ, तो आप उसकी टाइप और क्लास जो है आपने वहाँ से कॉपी करनी है। तो चलें फ़र्ज़ करें मैंने ये प्राइमरी बटन लगाना है, तो इसके लिए ये क्लास जो है ये डिफ़ाइन होगी, बटन, प्राइमरी और बटन। और कोडिंग में जाएं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वहाँ फ़िलहाल वो बटन नहीं है, वो इनपुट है। लेकिन नो प्रॉब्लम, बटन हो या इनपुट हो, क्लास जो है इन सब की सेम होती है। तो इसको आप यहाँ पे कॉपी करें और पेस्ट कर दें। आपने इसको क्लास दे दी। अब पहले भी आप इसका बिहेवियर देख रहे थे, इसका जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे कि वो एक बिल्कुल सादा सा बटन था, और अब जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब इसकी भी आप प्रॉपर्टी देख रहे होंगे कि अब ये किस तरह बिहेव कर रहा है आपके साथ। और अगर बात करें फॉर्म्स को डिस्प्ले करने की, तो उसके लिए ये देखें फॉर्म्स की कमांड मौजूद है। और ये देखें वो कहता है एग्जाम्पल्स एंड यूजेज गाइडलाइन फॉर फॉर्म कंट्रोल स्टाइल, लेआउट ऑप्शन एंड कस्टम कंपोनेंट फॉर क्रिएटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। तो ज़रा व्यू कर लें इसको कि ये फॉर्म के मतलब ये देखें। और मज़े की बात, उसने पूरी की पूरी कोडिंग करके दी हुई है, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी लेबल को, यानी ये लेबल है, लेबल चेंज करना हो तो वो सिर्फ आप चेंज कर दें। और ये देखें वो कहता है जी फॉर्म के लिए कंट्रोल, ये देखें 1 2 3 4 5, ये डेफिनेटली उसने टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ, और टेक्स्ट एरिया को उसने उसी तरीके से आगे ब्रीफ किया कि टेक्स्ट एरिया जो है ये आपका कैसे चलेगा, या अगर टेक्स्ट एरिया नहीं होगा तो वो ऑप्शंस होंगी ड्रॉप डाउन की शक्ल में, वो दी हुई होंगी। तो और ये देखें साइजिंग, कि अगर आप चाहें तो फॉर्म के ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनको आप स्ट्रेच करके लंबा कर सकते हैं। ये देखिएगा। अब इनपुट अब करना कैसे है, ये देखें, आपको सिर्फ क्लास देनी है, बाकी प्लेस होल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम दे चुके हैं, टाइप टेक्स्ट दे चुके हैं। ये देखिएगा आपको जस्ट एक क्लास देनी है। अब ये लार्ज लगाना चाहते हैं, या जिस तरह का एक में एक ज़रा नॉर्मल है, एक लार्ज है, और एक थोड़ा लार्ज से मुराद है इसके अंदर फॉन्ट थोड़ा सा लार्ज है, लेकिन चले हम लार्ज नहीं लेते, हम ये दूसरी क्लास ले लेते हैं, सिर्फ जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए। बाकी ये सिर्फ क्लास कॉपी करनी, बाकी ये सारी चीज़ें प्लेस होल्डर वगैरह हमने वहाँ पर दी हुई हैं। तो ये जो पहला फील्ड है इसके साथ भी आपने यहाँ पे क्लास कहीं भी एडजस्ट कर दें। चलें सपोज़ हम यहाँ पे क्लास एडजस्ट करते हैं। उसके बाद ये दूसरा फील्ड है, इसके साथ भी हम यही सलूक करते हैं, वही क्लास हम इसको भी देते हैं। तीसरा फील्ड है, इसको भी हम वही क्लास देते हैं। चौथा फील्ड है, इसको भी हम वही क्लास देते हैं। बटन को हम पहले ही वो क्लास दे चुके हैं। सेव करें। सेव करने के बाद अब जैसे ही इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा ये फॉर्म जो है ये अपनी शक्ल चेंज कर गया। इसी तरीके से आप थोड़ा सा नीचे चलें तो ये एक मुकम्मल फॉर्म उसने आपको बना के दिया होगा। ये देखें चेक बॉक्सेस। वैसे अगर आपको याद होगा तो हमने HTML में एक फॉर्म के लिए एक पूरा लेक्चर सीरीज़ एक पूरा लेक्चर रखा था जिसमें हमने फॉर्म और फॉर्म के अंदर सारे के सारे कंट्रोल जो है वो नहीं दिए, वो हमने उनका जिक्र किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो ये ऊपर आई बटन नज़र आ रहा है, इस आई बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आप HTML के फॉर्म वाले लेक्चर में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको ये रेडियो बटन और ये टेक्स्ट बॉक्सेस और ये सारे के सारे मैंने डिस्प्ले किए। तो ये ऊपर बटन पे क्लिक करें तो ये फॉर्म पे आपको उस लेक्चर पे आपको ले जाएगा। तो ये देखिएगा फॉर्म का ग्रिड, यानी ये ग्रिड में फॉर्म लगेगा, और फॉर्म रो यानी एक ही लाइन में अगर फॉर्म के सारे फील्ड लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। और ये देखिएगा ये एक मुकम्मल कंप्लीट फॉर्म उसने बनाया। चले हम इसको ही कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अपने ग्रिड में जाने के बाद इसको एज इट इज़ पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्म जो है ये आपको कैसा नज़र आता है। तो जस्ट वो कंटेनर, रो और कॉलम इनको आप डिस्प्ले लगा रहने दें, उनको आप नहीं छेड़ेंगे, और फॉर्म से लेके फॉर्म तक का टैग जो है ये आप चेंज कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप उस टैग को पेस्ट करें। अब इसमें इसने बहुत सारे फॉर्म फील्ड जो हैं वो दे दिए। तो जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और एड्रेस आ गया, और इसी तरीके से आपका एड्रेस 2 आ गया, सिटी आ गया, और स्टेट में देखिए उसने ड्रॉप डाउन लगाई हुई है। अभी उसने ऑप्शंस नहीं दी, यानी कोई वैल्यूज़ नहीं दी, वो भी लिख सकते हैं। और जिप कोड हो गया, और चेक मी आउट एक, यानी उसने चेक बॉक्स लगा दिया, और नीचे उसने साइन इन का बटन, और बटन के ऊपर भी उसने बिहेव लगाया हुआ है। फॉर्म के बाद जो अगली खूबसूरत चीज़ इसने डिस्कस की है वो इसने ड्रॉप डाउन्स बनाए। ड्रॉप डाउन से क्या मुराद है? आप टॉगल contextual overlays for displaying list of links and more with the bootstrap drop down plugins। टॉगल से मुराद मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन यानी नीचे की तरफ एक्सपैंड हो जाएगा, और दूसरी दफ़ा क्लिक ये याद रखिएगा ये टॉगल कहलाती है, यानी एक क्लिक से ये खुल जाएगी और दूसरे क्लिक से ये बंद हो जाएगी। तो ये इसका बिहेवियर जो है ये ड्रॉप डाउन कहलाता है। तो ड्रॉप डाउन में सिर्फ मेन्यूज़ ही नहीं, ये देखिएगा, ये इसकी टॉप की मेन्यू को देखें, ये देखें ये ड्रॉप डाउन का फीचर अपनाए हुए है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन हो जाती है। तो वो कहता है जी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लें, आप क्लिक करें तो उसमें मेन्यूज़ आ जाएँ, ये देखिएगा। और इसी तरीके से ये उसने ये देखिए मेन्यूज़ बनाई। पीछे हमने डिस्कस किया कि आप बटन्स के साथ बिहेवियर लगा सकते हैं, लेकिन अब उसने डिस्कस किया है कि बटन्स के साथ बिहेवियर के साथ साथ आप ड्रॉप डाउन्स भी लगा सकते हैं, ये देखिएगा। तो ये सारे का सारा आपका ड्रॉप डाउन है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉप डाउन बटन्स जो हैं इनको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में जहाँ आप ज़रूरत महसूस करें वहाँ पर आप इनको ड्रॉप डाउन्स को लगा सकते हैं। वैसे इसका ड्रॉप डाउन का जो ज़्यादातर काम होता है वो मेन्यू के अंदर ही होता है। तो उसने मुख्तलिफ साइज़ के बटन्स दे दिए, उनमें स्मॉल भी हैं, उनमें मीडियम भी हैं, उनमें लार्ज भी हैं, उनमें कलरफुल बटन्स भी हैं। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, और उस बटन के साथ मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर 98%, 95-97% हम इसका इस्तेमाल जो है वो मेन्यू में ही करते हैं, लेकिन ये हतमी बात नहीं है। अब इसका बटन्स का इस्तेमाल, ड्रॉप डाउन वाले बटन्स का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। इसी से मिलती जुलती एक चीज़ जो है वो कोलैप्सिबल मेन्यूज़ हैं। कोलैप्सिबल मेन्यूज क्या है? टॉगल द विजिबिलिटी ऑफ कंटेंट अक्रॉस योर प्रोजेक्ट विद अ फ्यू क्लासेस एंड आवर जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। अब इसको जरा देखिएगा, एग्जांपल है ये, बल्कि पहले एग्जांपल छोड़ें, दूसरी एग्जांपल। अब ये इसकी कोडिंग भी उसने दी हुई है। अब ये जावास्क्रिप्ट की मदद से ये काम कर रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, टॉगल फर्स्ट एलिमेंट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसने नीचे एक बॉक्स खोला और उस फर्स्ट एलिमेंट को टॉगल कर दिया। अब टॉगल का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि टॉगल से मुराद ये होती है कि एक दफ़ा आप क्लिक कर दें तो ये एक्सपैंड हो जाता है, और दूसरी दफ़ा क्लिक कर दें तो ये कोलैप्स कर जाता है। इसको आप ड्रॉप डाउन भी कह सकते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन में अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक छोटा सा आइकन बना होता है, जैसा कि ये आइकन बना हुआ, तो छोटा सा सिंबल बना होता है। तो बहरहाल ये टॉगल है। अब ये पहला एलिमेंट आ गया, और ये देखिएगा दूसरा एलिमेंट आ गया, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोनों ही टॉगल बोथ एलिमेंट, यानी दोनों एलिमेंट जो है वो टॉगल कर गए। तो मैंने आपको बताया कि उसने कोडिंग दी हुई है, आपको जस्ट इस कोडिंग को कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आके पेस्ट करना है। तो वो हमने कंटेनर लगाया हुआ है, लेकिन अंदर का कंटेंट हमने डिलीट कर दिया था। तो इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर लें, सेव कर लें, और इसको रन करके आप इसका बिहेव चेक कर लें कि ब्राउज़र में ये आपको क्या जवाब देता है। तो ये देखिएगा, ये जैसे ही आपने क्लिक किया ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया, जैसे ही आपने क्लिक किया ये आपका सेकंड एलिमेंट आ गया, और ये आपने क्लिक कर दिया। तो ये एक बात याद रखिएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमने एक टेढ़ा मेढ़ा बोंगा सा एक प्रोजेक्ट पीछे बनाया है, तो आगे हम जो है वो एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। इसकी एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, इसके थीम्स दिखाऊंगा। बड़ी हद तक हम कोशिश करेंगे, अब यार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो थीम्स जो एग्जांपल्स वो बना दे, हम उनको 100% जो है वो नहीं बना सकते, क्योंकि यार उनके पीछे बहुत बड़ी टीम है, और हम सिंगल बंदे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक टीम वर्क जो है वो एक अकेला बंदा कर ले। इमेजेस पे भी काम करना है, डिव्स पे भी काम करना है, टेक्स्ट पे भी काम करना है। बहरहाल कोशिश फिर भी यही होगी कि जो आपके सामने वो थीम या एग्जांपल बना के दे, उसको हम तकरीबन को 98% 97% जो है वो हम बना लें। तो नेक्स्ट हम वो भी बना के देखेंगे। तो फिलहाल हम छोटे छोटे ये तमाम काम इसलिए कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ पे क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। तो ये कोलैप्सिबल मेन्यू बड़ी काम की चीज़ है, जहाँ ज़रूरत पड़े आप कोलैप्सिबल मेन्यू रख लें कि यूज़र कुछ डिस्प्ले करवाना चाहता है तो वो क्लिक करता है,
तो पहली ऑप्शन आ गई और दूसरी ऑप्शन के मतलब को डिस्कस करना चाहता है वो आ गई। अब देखें, अगर आप पहली क्लियर करेंगे पहली ख़त्म हो जाएगी, दूसरी क्लिक करेंगे दूसरी ख़त्म हो जाएगी, और अगर आप बोथ बटन वाला क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये है आपका कोलैप्सिबल मेन्यूज़। कुछ थोड़ी सी बात ब्रेड क्रम्स पे भी कर लें। ब्रेड क्रम, वैसे तो आप जानते हैं कि ब्रेड जो है वो आपके जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं उसको हम लोग ब्रेड क्रम्स कहते हैं। ये नगेट्स वगैरह फ्राई करने के लिए उनके साथ जो है लगाए जाते हैं। तो आगे चूँकि हमारा जो अगला टारगेट आएगा वो वर्डप्रेस आएगा, और वर्डप्रेस में भी और वेबसाइट में भी ये ब्रेड क्रम्स का बहुत ज़्यादा जिक्र आएगा। तो ब्रेड क्रम्स ज़रा मैं आपको समझा दूँ पहले ब्रेड क्रम्स होते क्या हैं। अज्यूम दैट हम अपना दिस पीसी ओपन करते हैं और हम डी वाली पार्टीशन को ओपन करते हैं, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर वाली पार्टीशन को ओपन करते हैं। मेरे पास कुछ मूवी मेकिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, अज्यूम दैट मेरे पास फिल्मोरा है। तो ये देखिएगा, अब ज़रा ये टॉप पे देखिएगा दिस पीसी, और यानी ये आपका रूट है। उसके बाद आपने अपनी हार्ड ड्राइव की दूसरी पार्टीशन खोली है डी के नाम से, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर खोला हुआ है फोल्डर, उसके बाद आपने मूवी मेकिंग का सॉफ्टवेयर खोला हुआ, और उसके बाद आपने फिल्मोरा खोला हुआ है। तो याद रखिएगा कि ये ब्रेड क्रम्स कहलाएंगे। अब यानी फिल्मोरा लास्ट ब्रांच है। अगर आप मूवी मेकिंग पे जाएंगे तो वो फिल्मोरा क्लोज करके इससे पीछे आ जाएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो उस फोल्डर को क्लोज करके वापस आ जाएगा। अगर आप डी वाली पार्टीशन पे जाएंगे तो उसको क्लोज करके वापस आ जाएगा। और अगर आप दिस पीसी पे जाएंगे तो आप जानते हैं ये सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी। तो ये जो अभी आपने चीज़ें देखी हैं, एक दफ़ा फिर इनको मैं ऐसे ही एज इट इज़ ओपन कर देता हूँ, ये देखिएगा। तो ये जो है ये आपके ब्रेड क्रम्स हैं। तो ये याद रखिएगा, वर्डप्रेस जो है वो ब्रेड क्रम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो इंडिकेट द करंट पेज लोकेशन विद इन अ नेविगेशनल हिरार्की दैट ऑटोमेटिकली ऐड सेपरेट वाया CSS। यानी होता ये है कि हम समटाइम मुख्तलिफ पेजेस को विजिट कर रहे होते हैं कि हम मेन पेज पे, उसके बाद सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज। ये देखिएगा, वो कहता है जी इस वक्त आप तीसरे पेज पे बैठे हैं, यानी पहला जो पेज था रूट था वो होम था, उसके बाद लाइब्रेरी, और उसके बाद डाटा। तो ये ब्रेड क्रम्स हैं। तो ये इसको भी आगे चल के हम देखेंगे कि ब्रेड क्रम्स जो है आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करने, नथिंग एल्स। तो आपने इसको कॉपी करना, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये ब्रेड क्रम्स सिंपली डिस्प्ले ऐसे नहीं होंगे। इनके लिए फिर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग यानी PHP वगैरह जो है, अगर स्टैटिकली खुद से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखेंगे तो उसके लिए फिर आपको PHP वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी हम नैव्स का और नैव बार का जिक्र पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चलें सरसरी तौर पर नज़र दौड़ा लेते हैं कि नैव्स। तो बेस नैव, ये देखें, ये आपकी मेन्यू है। तो यहाँ से आप सिंपली, ये बिल्कुल सादा मेन्यू है जिसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सिर्फ एक डिव लगाई गई, और यहाँ से आप मेन्यू को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप नैव के बाद नैव बार, अब जब ज़ाहिर है कि नैव के साथ नैव बार बनेगी तो फिर उसमें फिर वो को थोड़ा सा स्टार्ट में जो है वो ब्रांड नेम वगैरह, ये देखें ब्रांड नेम और मेन्यू में सर्च बार। तो ये मेन्यू को भी आगे मज़ीद चलेंगे तो ये रास्ते मज़ीद जो हैं वो खुलते जाएंगे कि ये कमांडें जो है ये कैसे काम करती हैं। और पेजिनेशन जब हम ब्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉग का मैंने पहले भी तज़किरा किया कि जब आप ब्लॉग को देखते हैं, या एग्जांपल आप गूगल ओपन करते हैं तो गूगल में ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसके कुछ पेजेस जो है वो आपको डिस्प्ले करता है। अज्यूम दैट मैंने यहाँ पे होस्टिंग लिखा, तो होस्टिंग में देखिएगा कि ये होस्टिंग के कुछ साइट्स ऐसी जिन पे होस्टिंग का जिक्र है वो उसने डिस्प्ले कर दी। लेकिन उसके बाद नीचे जाके देखिएगा कि ये पहला पेज था, और अगर आप बाकी रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पेज नंबर 2 पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद अगेन आप अगले तीसरे पेज पे क्लिक करेंगे। तो ये आपके जो हैं ये पेज नंबर्स होते हैं जिनके लिए आप पेजिनेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेजिनेशन मुख्तलिफ तरह से हो सकती है, मुख्तलिफ स्टाइल्स में हो सकती है। तो ये जैसे ही हम डायनामिक साइट्स की तरफ बढ़ेंगे तो इन पेजिनेशंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यानी ज़रूरी नहीं है कि बूटस्ट्रैप पूरी की पूरी आप स्टैटिक साइट के लिए ही इस्तेमाल कर लें। आल्दो ये इसमें दो राय नहीं है कि ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब ये डेफिनेटली आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप सारी की सारी बूटस्ट्रैप जो है वो फ्रंट एंड पे ही लगा देंगे। जब आप बैक एंड पे जाएंगी तब भी आपको ये बूटस्ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने और दी हुई हैं कि आपको उन्होंने स्पिनर्स दिए हुए हैं। स्पिनर से मुराद ये है कि जब आप साइट को रीलोड करेंगे, ये देखिएगा, जब आपकी साइट वेट करेगी तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्पिनर्स दे सकते हैं कि जी वेट हो रहा है कि आपकी कुछ चीज़ जो है वो डाउनलोड हो रही है, तो आप उसको ये ले सकते हैं। यूटिलिटीज़ में जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला फीचर है बॉर्डर्स का। तो बॉर्डर से मुराद ये है कि आप किसी भी पैराग्राफ को
या कोई भी चीज़ जो आप ड्रॉ करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, उसके इर्द गिर्द जो है बॉर्डर लगा सकते हैं। तो बॉर्डर सिर्फ जो है वो चारों तरफ भी लगाया जा सकता है। सिर्फ ये देखें, यहाँ चारों तरफ लगा हुआ है, ये सिर्फ टॉप पे है, ये राइट पे है, ये बॉटम पे है, ये लेफ्ट पे। अब चारों तरफ बॉर्डर लगाएंगे तो आप स्पैन क्लास बॉर्डर लगा देंगे। यानी इससे मुराद ये है कि आप चलें इसको सरदस्त एक को कॉपी करते हैं, मैं समझाने के लिए सिर्फ एक को कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम कोडिंग में आएंगे। कोडिंग में आके हमने यहाँ पे H1 का टैग दिया और H1 के टैग में हमने कोई सा भी टेक्स्ट जो है वो लिख दिया। तो ये लीजिए, ये फ़िलहाल जो H1 है, ये इसको ज़रा रिफ़्रेश करके देखें। अच्छा जी, इसमें तरीका यूँ होता है कि आपने ये स्पैन का टैग देना है, और स्पैन का टैग देने के बाद जब ये टेक्स्ट आपका ख़त्म हो जाए तो H1 से पहले आपने ये स्पैन का टैग बंद करना है। किसी भी नॉर्मल चीज़ के साथ कोई स्पेशल चीज़ इंप्लीमेंट करनी हो तो स्पैन का टैग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिएगा कि स्पैन के टैग ने ये किया कि इसके इर्द गिर्द जो है वो एक बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर वाइट कलर का है। आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको ये देखें बॉर्डर कलर भी मिलेंगे। तो अब अज्यूम दैट कि मैं इसके इर्द गिर्द ब्लू बॉर्डर लगाना चाहता हूँ या रेड बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 ये डेंजर होगा, बॉर्डर डेंजर। तो एक क्लास बॉर्डर की लग गई स्पैन के साथ और दूसरी क्लास जो है वो बॉर्डर डेंजर की लग गई। तो मैंने बॉर्डर डेंजर की क्लास को कॉपी किया, बॉर्डर की क्लास चूँकि ऑलरेडी लगी हुई है इसके साथ ही मैंने बॉर्डर डेंजर की क्लास लगा दी। तो अब जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका बॉर्डर जो है वो चारों तरफ रेड कलर का लगाया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़े किसी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को लगाना तो स्पैन टैग वहीं बंद कर दें जहाँ तक आप ये बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो अब ये याद रखिएगा आपका कि ये स्पैन टैग वहीं बंद हो जाएगा जहाँ पे आप इसको यानी वो बॉर्डर वहीं बंद हो जाएगा जहाँ पे इस स्पैन टैग को बंद करेगा। ये देखिएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द जो है वो आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कोई इमेज लगा रहे हैं तो इमेज को रेडियस लगाया जा सकता है। गालबन हमने HTML और CSS में एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो लेकिन उसमें हम लोग बॉर्डर रेडियस का CSS खुद लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्लास अप्लाई करनी है। मैं एक इमेज आपको लगा के दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसके इर्द गिर्द जो वो बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ जी। तो मैंने ये एक इमेज का टैग लगाया और ये इमेज आप जानते हैं कि पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैंने ये इमेज का टैग लगाया और इमेज के टैग की वजह से ये इमेज जो है मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। अब अगला काम मुझे ये करना है कि मैंने इसको एक क्लास देनी है और वो क्लास जो है वो ये है, दिस वन, क्लास राउंडेड पिल्स। और अगर इमेज साइज़ में ज़्यादा बड़ा हो तो आप जानते हैं कि उसमें आपने उसको इमेज थंबनेल की क्लास भी दे लेंगे। ये लें जी राउंडेड पिल्स। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा कि ये राउंडेड पिल्स बन गए। तो ये भी चीज़ें उसने दी हुई हैं। और अगर आप बिल्कुल गोल करना चाहेंगे तो उससे ऊपर वाला इमेज सर्कल ये वाला लग जाएगा। और अगर इमेज के इर्द गिर्द बॉर्डर देना चाहेंगे तो ये सारे बॉर्डर्स भी दिए जा सकते हैं। तो ये स्टोरी जो है ये बॉर्डर्स की है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ दी गई है वो दी गई है क्लियर फिक्स। क्लियर फिक्स से वो कहता है कि जी आप सम टाइम आपकी फ्लोटिंग वगैरह दी होती है तो आप फ्लोटिंग क्लियर कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग से क्या मुराद है? फ्लोटिंग से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे 2-3 डिव्स लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि फ्लोटिंग से इसकी क्या मुराद है। तो अज्यूम दैट कि मैंने एक डिव लगाई है और सपोज मैंने इसको क्लास जो है वो ABC दे ली और मैंने चलें लिख लिया है कि ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है। लेकिन ये जो डिव लगी है इसके लिए डेफिनेटली कुछ थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें ताकि पता चले कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ क्लोज हो रही है। तो सबसे पहले एक ABC की क्लास, क्योंकि हमने उसको ABC की क्लास दी है, सबसे पहले इसकी आप विड्थ डिफाइन कर दें। अज्यूम दैट कि इसकी 300 पिक्सल जो है इसकी विड्थ है और उसके बाद इसकी हाइट डिफाइन कर दें। फ़र्ज़ करें इसकी 200 पिक्सल जो है वो हाइट है। और अगली बात जो है इसको फ्लोट लेफ़्ट करें, इसलिए कि हमने एक के बाद दूसरी जो है वो लगानी है डिव। और उसके बाद इसको हल्का सा कोई बैकग्राउंड का कलर दे दें ताकि पता चले कि ये डिव कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। ये लें, अब ये हमने ABC की क्लास लगा दी। अब इसको आप जैसे ही आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा ये आपकी फर्स्ट डिव लगी। बल्कि एक काम और कर लें कि यहाँ पे आप एक मार्जिन का टैग दे दें और इसको तकरीबन कोई 40 पिक्सल जो है चारों तरफ से टॉप बॉटम राइट लेफ्ट बॉर्डर मार्जिन जो है वो छोड़ दें। अच्छा जी, अब ये फर्स्ट डिव लग गई आपकी। अब यही काम मैंने इसके साथ करना है कि मैंने इसको फर्स्ट डिव को, ये दूसरी डिव और उसके बाद ये तीसरी डिव, यानी ये मेरा हो गया सेकंड बॉक्स और उसके बाद ये मेरा हो गया थर्ड बॉक्स। और आप जानते हैं कि आपने इसको फ्लोटिंग की हुई है।
तो फ्लोटिंग की वजह से ये सारी एक दूसरे के बराबर बराबर जो है वो स्क्रीन पे लगती जाएंगी। लेकिन मैं अब एक किसी को फ्लोट लेफ्ट किया, किसी को फ्लोट राइट किया, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 के बाद फ्लोटिंग जो है वो क्लियर हो जाए। ये जो डिव लग रही है ये अपनी मर्जी से जहाँ इसकी जगह बनती है वहाँ पे लगे। तो उसके लिए फिर उसने आपको ये ऑप्शन दी है कि जी आपने इसको क्लियर फिक्स करना। क्लियर फिक्स करने के लिए जस्ट एक क्लास आपने अप्लाई करनी है। तो ये देखिएगा, इससे पहले कि आप थर्ड डिव लगाएं, आपने एक डिव लगाई, उसके अंदर आपने क्लियर फिक्स दे दिया और इसको डिव को क्लोज कर दिया। ये बेशक इसके अंदर ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स क्लियर कर दें क्योंकि इनके कोई मीनिंग्स नहीं। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिएगा ये डिव जो है ये अब आज़ाद है। इसके ऊपर वो फ्लोटिंग वगैरह और जो इस तरह की कुछ और पाबंदियां हैं वो अप्लाई नहीं होंगी, बल्कि ये दोबारा से अपने काम के लिए आज़ाद होगी। तो ये काम आप क्लियर फिक्स से कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये दो डिव्स लगाई हैं, एक उसने लेफ्ट कर दी है और एक उसने फ्लोट राइट कर दी है। अच्छा जी, खैर ये बात तो पहले भी डिस्कस हो चुकी है। तो उसके बाद क्लियर फिक्स के बाद क्लोज का आइकन के कहीं पे आप क्लोज का आइकन देना चाहें तो ये उसने कोडिंग दी हुई है, आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसने कलर्स दिए हुए हैं। कलर से मुराद ये है कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ये देखिएगा पैराग्राफ और क्लास टेक्स्ट प्राइमरी और टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट जो है वो उसका सक्सेस हो गया, डेंजर हो गया और बैकग्राउंड आर्क हो गया। यानी अज्यूम दैट कि आप ये वाली क्लास देना चाहते हैं कि आप एक पैराग्राफ देना चाहते हैं जिसके साथ बैकग्राउंड आर्क हो और टेक्स्ट वाइट हो। ये लें, आप इसको कॉपी करें। यानी इसके लिए आप स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है। चले मैं इंडेक्स के बाद पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आप कोई लिख दें कि ये मेरा एक सैम्पल टेक्स्ट है। ये लें, ये पैराग्राफ हो गया। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे जाके तो ये आपको नज़र आएगा कि ये एक सिंपल टेक्स्ट है और बैकग्राउंड जो है वो उसकी ब्लैक है और टेक्स्ट जो है वो उसका वाइट है। इस पैराग्राफ की मदद से आप इसकी बैकग्राउंड का कलर और फोरग्राउंड का कलर जो है वो अलग-अलग सेट कर सकते हैं। आपको अलग से स्टाइलिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिएगा, ये नीचे भी उसने बहुत सारे कलर और ये बैकग्राउंड कलर और ये इनकी कोडिंग दी हुई है कि आप एक डिव लगाएंगे और उस डिव को आपको कलर देने की यानी उसकी हाइट विड्थ और कलर देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिएगा, एक डिव लगाएंगे और ये बीजी प्राइमरी। चलें आप इस लाइन को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद वहाँ अपनी कोडिंग में पेस्ट करके देख लें। तो ये भी उसने आपके लिए सहूलत दे दी है कि आपको अलग से डिव लगा के उसकी हाइट विड्थ लगा के उसको बैकग्राउंड कलर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड कलर जो है ये डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो ये कलर कोडिंग जो है ये उसने इस काम के लिए दी हुई है। अच्छा जी, कलर कोडिंग के बाद तीसरे नंबर पे आ गया डिस्प्ले। वो कहता है जी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, आप किसी भी चीज़ की डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि आप किसी भी एलिमेंट्स को हाइड भी कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट्स को शो भी कर सकते हैं। यानी सबसे पहले ये देखें, मैं इसको कॉपी करके आपको बताता हूँ। तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स उसने दिए हैं। मैंने इनको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद इन दोनों एलिमेंट्स को आप डिस्प्ले करें कि ये हाइड करने से इसकी क्या मुराद है। अच्छा, अब देखिएगा ये 2 डिव्स लगाई गई हैं और एक को उसने क्लास दी है DLG नन और वो कहता है हाइड ऑन लार्ज एंड वाइडर स्क्रीन, कि अगर आपकी वाइडर स्क्रीन्स होंगी और लार्ज स्क्रीन्स होंगी तो ये टेक्स्ट जो है ये आपका हिडन रहेगा। और दूसरे नंबर पे वो कह रहा है हाइड ऑन स्क्रीन्स स्मॉलर देन लार्ज, जब आपकी स्क्रीन लार्ज से छोटी होगी तो ये हिडन हो जाएगा। इसको सेव करें और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके देखें। अब ये देखिएगा, वो कहता है जी हाइड ऑन स्मॉलर स्क्रीन। अब ये सेकेंड लाइन नजर आ रही है लेकिन फर्स्ट लाइन नजर नहीं आ रही। ये देखें, हाइड ऑन लार्ज एंड वाइड स्क्रीन आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता कि इसको छोटा करें थोड़ा सा। अब जैसे ही देखें छोटा करेंगे, ये देखिएगा, ये क्योंकि उसने एक डिव के साथ लिखा हुआ है कि हाइड ऑन लार्ज एंड वाइडर स्क्रीन। चले मैं इसको कर लेता हूं अमीन1 जस्ट डिस्प्ले करने के लिए, और इसको मैं कर लेता हूं जी अमीन2। अब डेफिनेटली सरे दस्त वो आपको अमीन2 शो करेगा और अमीन1 वो शो नहीं कर रहा क्योंकि उसने कहा कि अमीन1 जो है ये जो लार्जर स्क्रीन्स हैं इन पे ये हाइड रहेगी। ये देखिएगा, तो अमीन2 शो हो रही है, अमीन1 इसलिए नहीं शो हो रही कि हाइड ऑन लार्ज स्क्रीन, और अमीन2 शो हो रही है क्योंकि ये लार्ज स्क्रीन पे शो होगी। लेकिन जैसे ही आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये अमीन2 जो है ये हिडन हो जाएगी और इसकी जगह पे अमीन1 आ जाएगी। तो ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आ जाता है जी इम्बेड का नंबर। इम्बेड से मुराद ये है कि आप किसी भी ऑडियो को, वीडियो को इम्बेड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको हम एक लम्हे के लिए यहाँ, इसको कुछ देर के लिए हम यहाँ पे छोड़ लेते हैं। जब हम HTML में इम्बेड का, ऑडियो का, वीडियो का टैग पढ़ के आएंगे उसके बाद हम इस तरफ वापस आएंगे। और ये याद रखिएगा कि ये बूटस्ट्रैप, मैंने पहले बताया कि
बूटस्ट्रैप सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ फ्रंट एंड में ही आप इस्तेमाल करेंगे, जब आप बैक एंड पे जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रंट एंड की वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सारी बूटस्ट्रैप यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के साथ भी थोड़ी सी हम जहाँ जहाँ पे ये अलर्ट मैसेजेस आते हैं, अलर्ट बॉक्सेस खुलते हैं, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से खुलते हैं। तो ये हम फर्दन इसको जब कहीं ज़रूरत पड़ेगी दोबारा भी इस पर पलट के आएंगे और जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये उसने दिया हुआ है जी कि आप एम्बेड करके किसी भी ऑडियो को या वीडियो को आई फ्रेम की मदद से दे सकते हैं, लेकिन अभी हमने HTML में आई फ्रेम का टैग नहीं पढ़ा, इसलिए मैं फिलहाल इसको यहाँ पे वक्ती तौर पे स्किप कर देता हूँ। अच्छा जी, एम्बेड के बाद फ्लैक्स है। फ्लैक्स से मुराद ये है कि आप एक फ्लेक्सिबल कंटेनर लगाएंगे। एक कंटेनर ये देखिए डिव क्लास डी फ्लेक्स और वगैरह वगैरह। वो कहता है आई एम अ फ्लेक्सिबल कंटेनर और इसके बारे में कह रहा है कि आई एम अ इन लाइन फ्लेक्सिबल कंटेनर। तो ये बल्कि ये 3 4 5 किस्म के कंटेनर हैं, इनको भी आप एक एक करके कॉपी पेस्ट करते जाएं तो ये आपको खुद समझ आ जाएगी कि फ्लेक्स कंटेनर से क्या मुराद है। उसके बाद उसने फ्लोटिंग दी हुई है। फ्लोटिंग से क्या मुराद है, आप टेक्स्ट को लेफ्ट रखते हैं, आप टेक्स्ट को राइट रखते हैं, उसके लिए भी उसने क्लासें दी हुई हैं कि आप टेक्स्ट को फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये लार्ज पे क्या बिहेव करेगा, मीडियम पे क्या बिहेव करेगा, स्मॉल पे क्या बिहेव करेगा। यानी फ़र्ज़ करें अगर स्मॉल है तो ये लेफ्ट रहेगा, और अगर मीडियम है तो ये राइट हो जाएगा, लार्ज है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह का कोई भी जो फ्लोटिंग है वो आप कर सकते हैं। CSS में हमने फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। अच्छा जी, उसके बाद जो है इमेज रिप्लेसमेंट को फिलहाल छोड़ दें। इंटरेक्शन में क्या चीज़ है जी देखने वाली? इंटरेक्शन में ये है कि ये देखें मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। मैं सिर्फ अज्यूम दैट कि इसको कॉपी कर देता हूँ। कभी कभी आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको आप नहीं चाहते कि यूज़र कॉपी कर सके। तो ये देखिएगा, बाज़ वेबसाइट्स आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें से डाटा कॉपी नहीं हो सकता। अब ये 3 पैराग्राफ उसने लिखे हैं। वो कहता है दिस पैराग्राफ विल बी इंटायरली सिलेक्टेड व्हेन क्लिक्ड बाय द यूज़र, और ये इसके साथ स्पेशल बिहेवियर लगाया गया। और वो कहता है जी दिस पैराग्राफ हैज़ बीन डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड बिहेवियर, कि जिस तरह आप नॉर्मल डिफ़ॉल्ट करते हैं। और इसके साथ वो कह रहा है कि जी आप यूज़र इस पर क्लिक नहीं कर सकता। ज़रा इसको जाके यहाँ रिफ़्रेश करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, अब जैसे ही मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ, अमूमन ऐसा होता नहीं है, ये देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक करता हूँ ये पैरा पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके साथ उसने बिहेवियर ये लगाया। और इसके साथ वो क्या कह रहा है, कहता है दिस पैराग्राफ हैज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट बिहेवियर। डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट बिहेवियर से मुराद ये है कि सिंगल क्लिक करेंगे तो कर्सर वहाँ पे आएगा, डबल क्लिक करेंगे तो जिस वर्ड के ऊपर कर्सर होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा, और ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। तो वो कहता है कि जो सिलेक्शन का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में चलता है वही बिहेवियर जो है वो यहाँ पे चल रहा है। और अगर आप तीसरे पे आके देखें, ये देखें आप यहाँ पे कर्सर ला के जितना मर्जी क्लिक करते जाएं, ये देखें मैं अंधाधुंध क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे कमांड दी हुई है कि यूज़र सेलेक्ट नन, यूज़र इस पैराग्राफ को सिलेक्ट ना कर सके। तो ये इंटरेक्शन जो है ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि अगर आप कहीं पे नहीं चाहते कि यूज़र इस डाटा को आपकी साइट से कॉपी करे तो आप इसको इंटरेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद ओवरफ्लो का नंबर आ जाता है। ओवरफ्लो का रोल ये होता है, सम टाइम आपके पास जगह थोड़ी होती है तो आप वहाँ पे जो डिव लगाते हैं उसका साइज़ थोड़ा कम होता है, मजबूरन आपको डिव जो है वो साइज में थोड़ी छोटी लगानी है हाइट विड्थ में, लेकिन उसमें डाटा समटाइम ज़्यादा हो जाता है तो हम इसके साथ स्क्रोलिंग लगा लेते हैं। ये देखें, ये अगर आप राइट साइड पे भी स्क्रीन के देखें तो ये स्क्रोलिंग चल रही। और एक्सेल वगैरह में, वर्ड वगैरह में भी आप देखते हैं, या दुनिया के कई सॉफ्टवेयर्स में आप देखते हैं कि आपको स्क्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप स्क्रोल हॉरिजेंटल और स्क्रोल वर्टिकल करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई बिहेव आपको आ जाए कि आपका डाटा जो है वो स्क्रोलिंग में ज़्यादा चला जाए तो आपने जो डिव लगानी है, बेशक आपने उसका साइज़ कम रखा है लेकिन उसके अंदर अगर डाटा ज़्यादा है तो आप उसको ओवरफ्लो ऑटो कर दें, तो उसके साथ खुद ब खुद ये स्क्रॉल लग जाएगा। लेकिन मैंने फिर बताया कि एक दफ़ा फिर हम HTML और CSS पे वापस जाएंगे। जब HTML CSS पे वापस जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग स्क्रॉल हॉरिजेंटल, स्क्रॉल वर्टिकल और स्क्रॉल ऑटो 3 किस्म के बिहेव पढ़ेंगे। और इसके साथ उसने लिखा हुआ है स्क्रॉल हिडन के यार अगर डाटा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है उसको बेशक हिडन कर दो, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। तो ये ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट है। आपने जस्ट जो क्लास लगानी है उसके साथ, जो डिव लगानी है उसके साथ जस्ट आपने क्लास ओवरफ्लो का टैग इस्तेमाल कर देना। उसके बाद आ जाता है जी नंबर पोजीशन का, कि जो आप डिव लगा रहे हैं उसको आप बाज़ का स्टिकी बना देते हैं। ये देखिएगा, अब इसी की मिसाल लेते हैं कि ये टॉप पे मेन्यू आ रही, आप जितना मर्जी ये देखें स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन वो मेन्यू जो है वो फिक्स है। बहुत सारी वेबसाइट्स आप देखेंगे जिनमें ये मेन्यू, टॉप पे जो मेन्यू होगी इसको स्टिकी बना दिया जाएगा। वो कहता है जी आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो डिव लगानी है इस काम के लिए उसको आपने पोजीशन स्टिकी कर देना है। मैं ये आपको लगा के दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए मैंने एक डिव लगाई और इस डिव को मैंने यहाँ से क्लास ली है और क्लास का नाम है फिक्स्ड टॉप, कि ये मैं डिव लगाऊंगा ये टॉप पे फिक्स रहे। वैसे तो इसके साथ पोजीशन स्टैटिक और पोजीशन, लेकिन हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे, हम फिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन जो है ये किसी और सेंस में गिन ली जाती है और जो इसकी फिक्स है वो किसी और टॉप किसी और सेंस में गिन ली जाती है। तो मैंने इसके साथ फिक्स टॉप लगा दी। तो एक डिव मैंने लगाई है और मैंने इसको बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया और मैंने इसको फिक्स टॉप कर लिया। इसके अंदर मैंने वहीं नैव में से, यानी यहाँ पे कंपोनेंट और नैव में से मेन्यू लेके उसके अंदर नैव मेन्यू पेस्ट कर दिए और इसके नीचे जो है वो मैंने को 3 4 5 पैराग्राफ जो हैं वो लिख दिए। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस किस्म का रिजल्ट बनता है। ठीक है, यह मेन्यू है जिसकी बैकग्राउंड कलर है और ये देखें ये पैराग्राफ्स हैं। लेकिन जब गौर करें कि जैसे मैं इन पैराग्राफ्स को स्क्रॉल करता हूं तो वो मेन्यू जो है वो अपनी जगह पे फिक्स है, वो स्क्रॉल नहीं हो रही। तो ये इनकी पोजीशंस हैं कि अगर आप चाहें तो आप किसी चीज़ की पोजीशन को, फिलहाल इसको फिक्स पे ही फोकस करें, तो बाकी फिर जब पोजीशंस की बात करेंगे तो फिर इसको बाद में देख लेंगे। पोजीशन के बाद अगली चीज़ जो काबिल तवज्जो है वो है शेडोज़। तो शेडोज़ क्या करेगा? शेडोज़ का मकसद ये है, ये देखें, ये आप एक डिव लगाएंगे, इसके साथ वो कह रहा है नो शेडो, और स्मॉल शेडो इसके साथ थोड़ा, ये देखें शेडो नज़र आ रहा है लेकिन हल्का, रेगुलर शेडो ये देखिएगा, और लार्जर शेडो ये देखें ये दूर तक जा रहा। तो ये यानी आपने जब कोई डिव लगानी है और अगर आप समझते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो है वो आपको शेडो दे देना चाहिए, तो ये आपने शेडो नन, शेडो स्मॉल और शेडो P3 या MB5 जो भी है, और ये शेडो लार्ज। तो अगर आप चाहते हैं कि जो डिव आपने लगाई है इसके इर्द गिर्द या कोई इमेज लगा रहे हैं, डिव के अंदर डेफिनेटली इमेज भी लगा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि वो शेडो ड्रॉप करे तो उसके लिए आप शेडो लगा दें। मैं इसकी भी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो एज़ यूजुअल एक डिव लगाई है, 300 इसकी हाइट विड्थ है, 200 इसकी हाइट है, फ्लोट है, और इसके अंदर मैंने कलर जो है वो वाइट फिल कर दिया और इसको 40 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। तो चूंकि फ़िलहाल ये वाइट कलर फिल है इसलिए तो ये फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी। अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना है कि आप शेडो वाले पोर्शन में जाएंगे और शेडो वाले पोर्शन में जाने के बाद ये शेडो को, जो डिव को क्लास दी गई है शेडो लार्ज और वगैरह वगैरह और राउंडेड, इसको आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आपने अपनी ये जो डिव लगाई है इसको आपने क्लास देनी है। पहली क्लास तो आपने जो खुद से असाइन की है अब वो दे देंगे, वो क्लास है आपकी ABC, और दूसरा काम ये करेंगे कि ये वाली क्लास जो है इसको भी आप साथ असाइन कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें कि ये आपको एक जो डिव लगी है इसके राउंड में आपको शेडो लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको अपने किसी भी डिव को या इमेज के इर्द गिर्द जो है वो शेडो लगा सकते हैं। जस्ट आपने ये क्लास देनी है, यानी ज़रूरी नहीं डिव को लगाएं, इमेज के साथ भी ये क्लास जो है देके इसको शेडो लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया साइजिंग। साइजिंग क्या कह रहा है ये देखिएगा कि अगर आप कोई डिव वगैरह लगा रहे हैं तो उसकी हाइट फिक्स कर सकते हैं। वैसे तो उसकी हाइट ऑटो होती है जैसा कि ये लास्ट पे दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप चाहें तो इसको 100% हाइट, तो 100% से मुराद है कि जिस डिव के अंदर जिस डिव के अंदर ये या जिस कंटेनर के अंदर ये चीज़ लगाई जाएगी हाइट उसके मुताबिक एडजस्ट होगी। ये देखें मैक्सिमम विड्थ, वो कहता है अगर आप इमेज लगाएंगे और इमेज को क्लास MW100 लगा दें तो इससे मुराद ये है कि इमेज जो है वो 100% विड्थ पे जाएगा। तो ये बहरहाल इसकी जो है इसकी साइजिंग है कि आप किसी भी चीज़ की हाइट विड्थ को कैसे मैनेज कर, विड्थ तो आप पीछे भी हम मैनेज कर चुके हैं, अब बात हाइट की हो रही है। तो बहरहाल ज़रूरत पड़ने पर हम इस तरफ भी आ सकते हैं। और इसी तरीके से टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग है कि अगर आप टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग लिखते हैं तो ये एग्जांपल्स भी देगा आपको कि आप ये देखें कि ये जो डिव्स वगैरह लगा रहे हैं, सॉरी मैं टेक्स्ट कह गया, जो डिव्स वगैरह लगा रहे हैं इनके दरमियान स्पेसिंग आपने कैसे देनी। एक डिव यहाँ लगी है और थोड़ी सी स्पेस देने के बाद, यानी आप रो लगाएंगे। रो तो आप जानते ही कि आपने लगानी होती, लेकिन जब आप रो कंटेनर के अंदर रो के अंदर आप क्या करेंगे, MXMD N5 ये कोड हो गया, और उसके बाद कॉल PX ये यानी इसकी पैडिंग दी है उसने। तो उसके बाद वो कहता है जी पहले आप ये डिव लगाएंगे और फिर आप इस तरीके से इसको बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। तो आप एक डिव जो है वो दूसरी डिव से थोड़ा सा, क्योंकि यूजुअली ये होता है, खैर अभी हम पिछले थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कार्ड में, कि जब कार्ड में आप ज़्यादा कार्ड लगा देते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल जुड़ जाते हैं। तो उनको जुड़ने से बचाने के लिए फिर दरमियान में एक कार्ड लगाएं और दूसरे कार्ड से पहले आप इस तरह का कोई कमांड यूज़ कर लें। लेकिन जो रॉ है पहले तो उसके साथ क्लास यूज़ करेंगे और फिर एक कार्ड लगाएंगे, कार्ड के साथ फिर आप ये चीज़ यूज़ करेंगे, तो दोनों कार्ड एक दूसरे से फासले पे रहेंगे, चाहे आप इसको स्क्रीन साइज़ को कितना ही छोटा क्यों ना कर दें। अच्छा जी, उसके साथ आ गया जी स्ट्रेच्ड लिंक। जी ये देखें ये एग्जांपल है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ।
कि समटाइम ये ब्लॉग्स वगैरह में भी इस तरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप कोई टेक्स्ट भी लिखेंगे और साथ में इमेज भी होगा। फ़िलहाल इमेज सोर्स आपको देना पड़ेगा क्योंकि मेरा इमेज यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये देखें, चले मैं यहाँ पे जो इमेज टैग दिया है, इमेज टैग में मैं सोर्स चेंज कर लेता हूँ। मैं कोई इमेज खुद से दे देता हूँ ताकि पता चल जाए कि किस की बात हो रही है। चले मैंने यहाँ से एक इमेज जो है वो डिस्प्ले करवा दिया और इसको आप रिफ़्रेश करें, ये देखिएगा तो एक साइड पे, और जंबोट्रॉन की तरह पहले उसने थोड़ा सा पीछे ग्रे स्केल दिया और फिर खुद ही थोड़ी सी जगह छोड़ी और ये कंटेनर फ्लूड की शक्ल में है और पहले उसने इमेज लगाया और फिर उसके अंदर हेडिंग और टेक्स्ट वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये वो यानी आपको वो सारी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसने ऑटोमेटिकली MD6 और MD6 यानी मीडियम तक ये 6 रहेंगे और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसने आपको मेंशन करनी है कि आप या तो टॉप पे इमेज लगा लें और नीचे जिस तरह मैंने आपको बताया कार्ड है, और डेफिनेटली ये कार्ड की ही क्लास उसने इस्तेमाल की है। तो अगर आप कार्ड पे काम नहीं करना चाहते तो फिर उसने ये देखिएगा एक मीडिया और लेफ्ट साइड पे, लेकिन इसमें मीडिया जो है वो छोटा होगा और टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे बड़ा होगा। और अगर ऐसा नहीं चाहते तो हाफ जो है वो इमेज के लिए और बाकी हाफ जो है स्क्रीन वो टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो ये 2-3-4 मुख्तलिफ तरीक़ों की डिज़ाइंस जो हैं वो उसने दी हुई हैं। तो ये है आपका स्ट्रेच्ड लिंक। उसके बाद टेक्स्ट आ गया और ये देखिएगा टेक्स्ट की अलाइनमेंट है कि जब आप टेक्स्ट लिखेंगे ये देखिएगा ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है, ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन है, ये टेक्स्ट राइट अलाइन है। और उसके बाद मैंने जो प्रोजेक्ट पिछले लेक्चर में बना के दिया उसमें मैंने आपको जो हम लिख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वो मेरा फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा ज़रा मोटा मोटा बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, उसके फ़ॉन्ट छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ये देखिएगा उसने वो पैराग्राफ्स के साथ ही क्लासें दी हुई हैं कि अगर आप पैराग्राफ के साथ क्लास टेक्स्ट लेफ्ट लिख देंगे तो वो पैराग्राफ जितना भी है वो आपका लेफ्ट पे लिखा जाएगा। किसी एक को कॉपी करके देख लें, अज्यूम दैट कि मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये लें, अब चूंकि इसमें टेक्स्ट थोड़ा कम है तो ये डेफिनेटली आपका ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे अलाइन रहेगा, ये देखिएगा। लेकिन अगर आप इसको राइट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको जस्ट टेक्स्ट राइट करना है, यानी ये जो आपने क्लास दी है टेक्स्ट लेफ्ट की, इसके साथ आप सिर्फ एक काम करेंगे, आप टेक्स्ट राइट कर देंगे। तो राइट करने से ये आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर ऑब्वियसली मूव कर जाएगा। और अगर टेक्स्ट सेंटर करेंगे तो डेफिनेटली ये टेक्स्ट सेंटर ये जो है उसके सेंटर में चला जाएगा। तो ये अलाइनमेंट जो है ये आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से वो कहता है अगर कुछ छोटा मोटा बॉक्स दे, इसको टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। रैपिंग से मुराद ये है कि ये टेक्स्ट जो है ये खुद ब खुद एक लाइन में ना जाए, यानी विड्थ डिव की विड्थ इसको खोला ना करे, बल्कि ऑटोमेटिकली रैप होता जाए, यानी थोड़ा सा पहली लाइन में, थोड़ा सा दूसरी लाइन में, और अगर बढ़ता जाएगा तो सो ऑन ये अगली लाइनों में चलता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी जो है वो और ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में होता है कि अगर आप टेक्स्ट को लोअर केस में लिख चुके हैं, अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट अपर केस कर दें, लेकिन अगर अपर केस में कर दिया है तो उसको आप टेक्स्ट कैपिटलाइज कर दें। कैपिटलाइज आप जानते हैं कि हर नए वर्ड का पहला कैरेक्टर जिस तरह कैपिटलाइज का C बड़ा और टेक्स्ट का जो है वो T बड़ा होगा, लोअर केस में जो है वो सारे का सारा छोटी ABC में चला जाएगा, अपर केस में जो है वो, यानी मैं एक क्लास आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा क्लास अपर केस। अब यही पैराग्राफ जो आपने लिखा है ये लिखा गया है सेंटेंस केस, यानी पहला करैक्टर बड़ा और दूसरा करैक्टर जो है वो आपका, बाकी सारे करैक्टर आपके छोटे। ये लें, आप इसके साथ ही इसको टेक्स्ट अपर केस कर दें। तो इसको चले मैं राइट तो नहीं करता, एक तीसरी चीज़ भी हम चेक कर लेते हैं, इसको हम सेंटर भी कर लेते हैं। तो ये दो काम करेगा, अब एक तो ये टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा और ये देखिएगा ये सारा कैपिटलाइज हो गया, यानी सारे का सारा बड़ी ABC में लिख दिया गया। ठीक है जी। तो फाउंट वेट एंड अटैलिक, फिर वो कहता है किसी चीज़ को बोल्ड करना हो, किसी चीज़ को नॉर्मल लिखना हो, किसी चीज़ को लाइट लिखना हो, लाइट वेट लिखना हो। लाइट वेट से मुराद है वो नॉर्मल से भी थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। उसके बाद फिर लाइटर हो गया और फिर अटैलिक हो गया। कहता है जी आप पैराग्राफ लिखें, क्लासें बनी बनाई मुझसे ले लें, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसको बोल्ड करो, जैसे हमने HTML के इब्तिदाई लेक्चर्स में बोल्ड अटैलिक अंडरलाइन किया। तो लेकिन वो कहता है जी आपको ज़रूरत नहीं, आप जस्ट पैराग्राफ लिखें और इसके अंदर क्लास दे दें। तो किसी चीज़ को बोल्ड करना हो, अटैलिक करना हो, लाइटर करना हो तो वो यानी नॉर्मल तो लिख ही लेता है, बोल्ड के लिए तो अभी कर लेते हैं या उसको एम्फेज कर लेते हैं, लेकिन अगर उसको लाइटर करना हो तो उसके लिए वहाँ पे हम अमूमन कोई कमांड नहीं लिखते थे। तो कहता है जस्ट क्लास देने से ये सारे का सारा काम जो है ये आपका पाया तकमील को पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ आपकी टेक्स्ट है। फिर वो कहता है जी कि आप किसी भी चीज़ को वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, वर्टिकल अलाइन कि आप किसी टेक्स्ट को यहाँ लिखेंगे, किसी टेक्स्ट को यहाँ, यानी ये लाइन है, लाइन के टॉप पे लिखना है, लाइन के मिड में लिखना है या लाइन के बॉटम में लिखना है।
ये चीज़ आप तय करेंगे, यानी जो डिव आपने लगाई है या जो भी टेबल या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ आप लगाएंगे उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा, यानी ये एक बॉक्स लगाया गया, ये वाइट बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, तो जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उसके टॉप एरिया में लिखा जाए, मिडिल एरिया में लिखा जाए या बॉटम एरिया में लिखा जाए। तो इस चीज़ के लिए उसने आपको वर्टिकल अलाइनमेंट दे दिया। वर्टिकल आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल होती है, क्योंकि इससे पीछे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले अलाइनमेंट पढ़ी थी वो हॉरिजेंटल थी कि लेफ्ट अलाइन सेंटर लाइन, यानी ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है कि आप उस पैराग्राफ को लेफ्ट पे लिखना चाहते हैं, राइट पे लिखना चाहते हैं या सेंटर में लिखना चाहते हैं, ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है। लेकिन फर्ज करें अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बॉक्स लिखा गया तो ये लाइन उसके टॉप पे आए, मिड में आए या लास्ट में आए, ये आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए भी उसने आपको स्पैन टैग्स की मदद से काम दे दी है कि आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, तो खैर ये वो चीज़ें हैं जी जो यूटिलिटीज़ के अंदर हमने डिस्कस की कि यूटिलिटीज़ के अंदर छोटी छोटी ऑप्शंस जो हैं वो आपकी कौन सी थी। कंपोनेंट के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उनमें टूल टिप है। टूल टिप्स क्या करती हैं ये देखिएगा, वो खुद बता रहा। सम टाइम ये होता है कि मेन्यू जो आप ऊपर बनाते हैं, मेन्यू में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप मेन्यू में लंबी चौड़ी तफसील दे सकें, क्योंकि ये देखें ये होम, डॉक्यूमेंटेशन, एग्जाम्पल, आइकन, थीम्स, एक्सपो और ब्लॉग्स, यानी मेन्यू में आप इख्तसार के साथ मुख्तसरन बात करते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मेन्यू के साथ इस बात की डिमांड होती है कि थोड़ा डिफाइन किया जाए ये किस काम के लिए। तो ये देखिएगा ये टूल टिप है। टूल टिप से मुराद ये है कि जैसे ही आप उस बटन के ऊपर, क्योंकि ये देखिए उसने बटन लगाए, तो जैसे ही आप उस बटन के ऊपर कर्सर लेके आएंगे एक टूल टिप शो होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ से ये बटन कॉपी कर लें या बटन के अंदर की प्रॉपर्टीज कॉपी कर लें और ये टूल टिप आप लगा दें। तो उसने बटन, टाइप बटन, क्लास बटन, बटन सेकेंडरी, हाँ जो कर रही है वो ये टॉगल कमांड कर रही है, यानी अगर आप एक बटन लगाएंगे बाकी सारी चीज़ें तो आप नॉर्मल है। और याद रखिए कि अगर आप बटन नहीं लगा रहे, मेन्यू लगा रहे हैं और मेन्यू में आपने वो इनपुट लगाया, तो इनपुट में भी आपको ये डाटा टॉगल कॉपी करके उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो उससे ये होगा टूल टिप उसके ऊपर जनरेट होगी, ये देखिएगा ऑन टॉप, तो उसके टॉप पे जनरेट हो रही है। कहता है आप अगर आप चाहेंगे किसी के राइट पे डिस्प्ले करना, अगर आप चाहेंगे टूल टिप बॉटम में डिस्प्ले करना, अगर आप चाहेंगे उसके लेफ्ट पे डिस्प्ले करना, और अगर आप चाहेंगे टूल टिप विद HTML, यानी ये HTML की मदद से टूल टिप बन रही। तो ये टूल टिप हो गया कि आप कहीं भी जब कर्सर के किसी भी एलिमेंट के ऊपर कर्सर लाएं तो फिर वो टूल टिप जनरेट करेगी। तो टूल टिप का आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसमें आप थोड़ा सा फिर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये क्या है और क्यों है और किस वजह से है। टूल टिप के बाद एक और बड़ी मज़ेदार ऑप्शन उसने स्क्रॉल स्पाई की दी हुई है। आपको याद होगा कि हमने HTML और CSS में हमने फ्रैगमेंट टैग पढ़ा था। फ्रैगमेंट टैग में हमने पढ़ा था कि जब आप क्लिक करते हैं तो उसी पेज में किसी जगह पे मूव कर दिया जाता है। अब ये देखिएगा ऊपर उसने एक मेन्यू बनाई है और नीचे उसने कुछ टेक्स्ट लिखा है और इसके साथ एक स्क्रॉल बार लगाई है। देखिए जैसे ही मेरा कर्सर इसमें स्क्रॉल होता है, अभी देखेंगे @फैट, तो फैट पे चला गया, और @MDO, तो देखें कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ चला गया और इसके एक दो ऑप्शंस हैं, और जब ड्रॉप डाउन में जाएगा तो ये देखिए 1 2 3, या आप खुद भी जा सकते हैं कि आप 1 पे क्लिक करेंगे तो ये 1 पे स्विच कर जाएगा, आप 2 पे क्लिक करेंगे ये 2 पे स्विच कर जाएगा, आप 3 पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली ये 3 पे स्विच कर जाएगा। ये देखें, तो ये हो गया। और उसके बाद ज़रा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, ये देखिएगा अब उसने लेफ्ट साइड पे एक नैव बार बनाई है, आइटम 1 और 1 का 1.1 पोर्शन, 1 का 1.2 पोर्शन, आइटम 2, आइटम 3। लेकिन होगा ये कि अब दो तरीकों से ये बिहेव करेगा। पहला ये कि आपने कर्सर ले आए इस स्क्रोलिंग एरिया में, अब जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे लेफ्ट साइड पे देखें वो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस चेंज करता जाएगा। ये देखें पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि आप स्क्रोलिंग ऑप्शंस में दाखिल नहीं होते, ये देखें आप उस मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही है। ये देखें, ठीक है जी। तो ये कॉपी, और ये देखें अगर ऐसे नहीं चाहते तो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 नहीं, तो इसके अंदर कर्सर रखें तो ये देखें जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली। ये काम करने के लिए आपको आधे घंटे की, एक घंटे की कोडिंग करनी पड़ती, लेकिन देखिए वो कहता है कि जी आपको कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इस कोड को कॉपी करें। हाँ, मैंने जो डेमो डाटा डाला है उस डेमो डाटा को दरमियान में से डिलीट कर दें, अपना डाटा डाल दें, और ये डिव भी लगाई हुई है उसने, उसके बिहेव भी लगाए हुए हैं, मेन्यू भी बनाई हुई है, जो कंटेनर को ग्रिड को तकसीम किया वो भी तकसीम किया हुआ है। आपने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना और इसके अंदर अपना कंटेंट डालना और बड़े मज़े के साथ इसको आपने इस्तेमाल कर लेना। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बनी बनाई देगा। ये आपका स्क्रॉल स्पाई है। स्क्रॉल स्पाई के बाद पॉप ओवर्स हैं। पॉप ओवर्स क्या कर रहे हैं ये ज़रा गौर कीजिएगा। ये एक टेक्स्ट लिखा गया एग्जाम्पल,
और कहता है क्लिक टू टॉगल पॉप ओवर, कि जब आप क्लिक करें, और मैंने आपको पहले बताया था कि टॉगल के मीनिंग्स होते हैं कि एक दफ़ा क्लिक करने से कोई चीज़ अपीयर होती है और दूसरी दफ़ा क्लिक करने से डिसअपीयर हो जाती है, या एक दफ़ा क्लिक करने से एक्सपैंड हो जाती है और दूसरी दफ़ा क्लिक करने से कोलैप्स कर जाती है, ठीक है जी, या एक दफ़ा क्लिक करने से ड्रॉप डाउन खुल जाएगा और दूसरी दफ़ा क्लिक करने से वो स्क्रॉल बैक हो जाएगा। तो देखें वो कह रहा है जी कि आपको मैं अगर आप क्लिक करेंगे तो पॉप ओवर टाइटल, यानी क्लिक करने से एक पॉप ओवर टाइटल आपका अपीयर हो जाएगा और दोबारा क्लिक करने से ये पॉप ओवर टाइटल जो है वो खत्म हो जाएगा। बटन लगाएंगे और बटन के साथ ये बिहेव लगा देंगे, आपको जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है। और इसी तरीके से ये देखें वो इसके साथ भी उसने दिया हुआ है कि ये पॉप ओवर किस सिमत किस साइड को आपने लेना है। वो कहता है अगर आप क्लिक करेंगे तो मैं टॉप पे दूंगा, अगर आप क्लिक करेंगे तो मैं इसके राइट पे दे दूंगा, क्लिक करेंगे इसके बॉटम में दे दूंगा और क्लिक करेंगे इसके लेफ्ट पे दे दूंगा। तो ये पॉप ओवर बटन जो है ये भी बड़े, और ये देखें डिसमिसेबल पॉप ओवर, यानी एक दफ़ा आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप दोबारा इसको डिसमिस नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप जितना मर्जी क्लिक करते जाएं ये फिर डिसअपीयर नहीं होगा। और ये डिसेबल बटन तो लगा हुआ है, लेकिन इस बटन के साथ कोई ऐसा फीचर जुड़ा हुआ जो कि काम नहीं कर रहा। यानी अक्सर आप इंस्टॉलेशन के दौरान देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कोई चीज़ की करते हैं तो वो कहता है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और जब तक आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के चेकबॉक्स को क्लिक नहीं करते वो आपको नेक्स्ट नहीं करने देता। तो बटन तो डिसेबल हो गया, लेकिन अब अक्सर लोग जो है वो बटन पे क्लिक करते रहते हैं और कुछ जो बिल्कुल बेसिक यूज़र हैं वो कहते हैं ये पता नहीं नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा। तो तब एक पॉप ओवर का बटन लगा सकते हैं कि जी आपने वो फलां जगह पे क्लिक नहीं किया, इस वजह से ये नेक्स्ट नहीं हो रहा। तो इस तरह के पॉप ओवर जो हैं ये, और ऑप्शंस भी दी हुई हैं नेक्स्ट। तो ये बड़ी मज़ेदार किस्म की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इसने इसके साथ दी हुई है। तो उसके साथ जो है वो फिर ये एक मॉडल है, तो ये देखिएगा वर्टिकली सेंटर्ड मॉडल। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जावास्क्रिप्ट के फीचर्स हैं कि जब आप क्लिक करते हैं तो ये जो इस पॉपअप बार्स खुलती हैं, पॉपअप बॉक्सेस खुलते हैं, ये जावास्क्रिप्ट खोलता है। तो चलें इसको यहाँ अगर इस्तेमाल करना हो तो आपके सामने कोडिंग मौजूद है, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो एक दफ़ा दोबारा फिर हम इसके ऊपर वापस आएंगे कि ये किस तरीके से ये बटन्स ओपन होते हैं और इनका क्या रोल है और ये डायलॉग बॉक्सेस क्यों खुलते हैं और इनकी मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें मीडिया ऑब्जेक्ट्स हैं। मीडिया ऑब्जेक्ट्स का क्या रोल है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्जांपल्स फॉर बूटस्ट्रैप मीडिया ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट हाईली repetitive component like blog component, tweets and like and that like। ये देखें एक छोटा सा इमेज आ जाएगा, एक हेडिंग आ जाएगी और इसके साथ एक पैराग्राफ आ जाएगा। ये देखें आप इस तरीके से, या वो नेस्टेड शक्ल में कि एक आएगा, एक पहले बाहर आएगा और एक नेस्टेड करके उसके अंदर आएगा। और ये देखिएगा एक छोटा इमेज हो गया और नीचे इसके ये बॉक्स आ गया। तो हमने जो अभी पिछला प्रोजेक्ट बनाया तो आपको याद होगा कि उसमें इस तरह के उसने काम किए। मैं आपको इसको डिस्प्ले भी करवा देता हूँ, ये देखिएगा। तो एक साइड पे उसने इमेज, तो ये अभी हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। तो ये देखिएगा मैंने आपको पहले बताया, हमने आपको याद होगा कि हमने छोड़ दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं जो बूटस्ट्रैप के आप पढ़ते रहेंगे तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। वरना वहाँ पे हो सकता है अगर हम ये बनाते तो हमें अलग से डिव लगानी पड़ती, लेकिन यहाँ पे देखें यही काम जो है उसने यहाँ पे आपको दिया हुआ कि आप लेफ्ट साइड पे इसके कुछ भी लगा के और राइट साइड पे आप उसके टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। ये देखें, और ये जो इमेज लगा रहे हैं ये उसके टॉप पे भी हो सकता है, उस पैराग्राफ के सेंटर में भी हो सकता है और उस पैराग्राफ के बॉटम में भी हो सकता है, या उसके आप राइट पे भी लगा सकते हैं। और ये देखिएगा ये रिपीटेड है कि ये पहला इमेज और दूसरा इमेज और तीसरा इमेज। तो बहरहाल इस तरीके से ये बार बार जो चीज़ें हैं ये मीडिया ऑब्जेक्ट है, इनको भी आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें लिस्ट ग्रुप मिलेगा आपको कि अगर आप किसी चीज़ की लिस्ट की एक ग्रुप की शक्ल में लिस्ट लगाना, ये देखें। और ये एक टाइटल हो गया और टाइटल में आप लगाना चाहें, और अगर इसमें से कोई आइटम डिसेबल करना चाहें, ये पहली आइटम जो है ये डिसेबल है। और इसी तरीके से आप इस पर बटन का इफेक्ट भी लगाना चाहें कि ये देखें आपका ये मेन्यू जो है ये बटन की सूरत में भी आपको मिलेगी, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका लिस्ट ग्रुप है। और इसी तरीके से इनपुट ग्रुप है कि आप अगर कोई फॉर्म वगैरह लगा रहे हैं या फॉर्म की शक्ल में कोई चीज़ अगर आप फीड करना चाह रहे हैं तो ये देखें उसके लिए उसने वो पूरी कोडिंग जो है वो आपको दे दी। ये देखें कि एक साइड पे लेबल आएगा और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाएंगे, यानी ये लेबल है ये आपको जस्ट दिखाने के लिए है और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनके अंदर आप कोई भी, तो इसको आप सेपरेटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप फॉर्म के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फॉर्म भी देखा पिछले, जो हमने एक टेम्पलेट बनाया उसमें फॉर्म भी था। फॉर्म को हमने वहाँ बूटस्ट्रैप की मदद से क्लासें भी लगा के देखी, लेकिन उनको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए कि अगर कहीं ईमेल एड्रेस देना है, वैलिडेशन लगानी है ईमेल के लिए, ये देखें कि abcd@gmail.com,
या आप फ़र्ज़ करें ट्विटर वगैरह के लिए कोई लिखना चाहते हैं तो आप जानते हैं उसके लिए @ उसका यूज़र नेम होता है। या अगर आप कोई वैलिड URL देना चाहते हैं तो http://users और आगे जो भी आप एड्रेस देना चाहें, ठीक है। टेक्स्ट एरिया आप खूबसूरत तरीके से देना चाहें तो ये सारे आपके इनपुट ग्रुप्स हैं। और फॉर्म को भी हमने डिस्कस किया कि फॉर्म के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड जो हैं उनको आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसकी ऑफिशियल साइट को वक्तन फ़क्तन विज़िट करते रहा करें और डॉक्यूमेंटेशन में आएँ। डॉक्यूमेंटेशन में आके एक एक चीज़ के मुतल्लिक उसने ब्रीफ आपको किया कि इंट्रोडक्शन, और किसी भी चीज़ पे जब आप क्लिक करते हैं, लेआउट पे क्लिक करते हैं, कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो वो ओवरव्यू भी देता है, उसके बाद एग्जांपल्स भी देता है, उसके बाद आपको कोडिंग भी देता है। आप कोशिश करें कि उस कोडिंग को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद अपनी कोड एडिटर में पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद फिर उसको चेक करें कि ये क्या रिज़ल्ट दे रहा है। यानी अगर आपको एग्जांपल वो दे रहा है किसी चीज़ की, फ़र्ज़ करें आप कंपोनेंट में बैठें और कंपोनेंट में बैठ के आप कार्ड पे चले गए तो कार्ड में जाके आपने कार्ड की ये एक थोड़ी सी पढ़ें इसे कि ये क्या कह रहा है और क्या डिटेल दे रहा है, और फिर ये जो कोडिंग है इसको कॉपी करके वहाँ अपने कोड एडिटर में पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद उसका फिर रिजल्ट चेक करें कि ये स्क्रीन पे आपको क्या रिजल्ट देता है। तो शुरू शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पता चलता रहेगा और फिर इसके साथ जुड़े रहें। अब इस वक्त उसने आपको चूँकि दिखाया कि 4.53, यानी अगर आप होम पे जाएं तो वो कहता है कि जी इस वक्त 4.52 वर्जन इस वक्त चल रहा है 5 का। और मैंने गालबन पिछले किसी लेक्चर में आपको बताया था कि जब कोई बहुत ही माइनर चेंज आती है, यानी कोई अपग्रेडेशन आती है, तो ये इस पॉइंट को 2 की बजाय 3 कर देंगे, 3 की बजाय 4 कर देंगे। जब कोई 5, 7, 8 अपडेशंस आ जाएंगी तो ये सेंटर वाला वर्जन जो है ये चेंज कर देंगे, और जब टोटली डिफरेंट कोई चीज़ आ जाती है तो ये फिर इसको कर देते हैं। मैंने आपको पीछे 3.5 भी दिखाया या 3.47 या व्हाट्सएवर जो भी था, उसमें ग्रिड सिस्टम जो था वो टोटली डिफरेंट था। एक डॉक्यूमेंटेशन भी और तरह से पेश की गई थी, कमांडें भी, क्लासेस भी कुछ और थी। लेकिन अगर आप इसको 5 से कंपेयर करें तो उसमें टोटली तकरीबन क्लासेस भी चेंज हो गई हैं, कंपोनेंट्स भी चेंज हो गए हैं, बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी दे दी हैं। ग्रिड सिस्टम को टोटली उसने चेंज कर दिया हुआ है, ग्रिड की क्लासें चेंज कर दी हुई हैं। तो अब वक्तन फ़क्तन इसको पढ़ते रहा करें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते रहा करें, इसको कॉपी करके पेस्ट करके देखते रहा करें, और कोई नया वर्जन आता है उसको भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, या गूगल में लिखें कि डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैप 4.5 एंड 5। अगर 5 इसका वर्जन जो है वो 5 आ जाता है तो व्हाट्स न्यू ऑन बूटस्ट्रैप वर्जन 5, इस तरह की चीज़ें। बहरहाल मेरी भी ये कोशिश होगी कि जैसे ही कोई अपडेशन इसमें आती है तो उसके ऊपर एक आध वीडियो जो है वो बना के डाल दी जाए। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। अगर आप इसकी परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करें तो अगला टास्क हमारा क्या होगा? अगला टास्क ये होगा, हम थोड़े से कम्प्लेक्स थीम्स बनाएंगे। ये देखें, ये उसने थीम्स दिए हुए हैं। अगर आप इन थीम्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा, ये उसके ऑफिशियल थीम्स हैं जिनको वो सेल आउट कर रहा है। ये देखें, $59 और इसी तरीके से कोई $39 का है, कोई $49 का है, कोई $59 का है। तो ये सारे के सारे उसके ऑफिशियल थीम्स हैं जिनको वो सेल कर रहा है। और जब आप इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं तो ये आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इसमें दिखाता है। अभी देखें, वो कहता है कि अगर यही थीम अगर आप अपने सेल फोन पे देखेंगे तो सेल फोन पे ये वेबसाइट जो इस थीम में बनी है होगी वो कैसी नज़र आएगी, लेकिन अगर आप इसी थीम को अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये क्या रिजल्ट आपको देगी। ठीक है, तो $59 उसने इसकी कीमत रखी हुई है स्टैंडर्ड लाइसेंस की। और ये देखिएगा, अब ये अच्छा जी, अब अगले मरहले में अब देखें, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमने पिछले प्रैक्टिकल में भी इस चीज़ों को तफसील से डिस्कस किया, और जो रह गई हैं चीज़ें वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ली। ये देखें, ये उसने 2 बॉक्सेस लगाए हैं और 2 बॉक्सेस के इर्द गिर्द देखें उसने शैडो दिया है। उसके बाद देखें 2 बॉक्सेस के दरमियान जो है उसने स्पेस दी है, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके हमने फारग हुए। और इसके बाद देखें, ये उसने कार्ड लगाए, कार्ड के अंदर उसने स्पेसेस छोड़ी हुई हैं, तो 4, 4, 8, 4, 12। अब ज़रा इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके इनका बिहेव चेक कर लें। ये देखें कि ये जैसे जब तक ये लार्ज स्क्रीन पे थे ये 3-3 के 4 कॉलम थे, जैसे ये लार्ज पे आया ये 4-4 के 3 हो गए, जैसे ये मीडियम पे आया तो ये 2 रह गए, और इसी तरीके से जैसे ही ये स्मॉल नहीं बल्कि इसने स्मॉल पे उसने 2 ही रखे, लेकिन एक्स्ट्रा ये देखें स्मॉल पे उसने 2 ही रखे, लेकिन जैसे ही वो एक्स्ट्रा स्मॉल पे गया उसने इसको 12 ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, तो इसमें अच्छा, इसमें फिर एक काम उसने देखें और किया जो कि अभी तक हमने ना पढ़ा है ना देखा है, कि ये देखें, ये पहली ऑप्शन और ये दूसरी और ये तीसरी, ये देखें उसने एक से ज़्यादा, यानी ये डिव्स उसने हम क्या करते थे, हम एक रोल लगाते थे और रोल लगाने के बाद
अगर फ़र्ज़ करें कोई 12-14 ग्रेड्स हैं तो 4-4 की रो में 3 कतारें लगा देते थे, लेकिन उसने देखिए कोई लाइन नहीं लगाई, यानी एक ही लाइन में ये 4 ग्रेड्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद उसने क्या किया, 4 ये हो गए कि $80, $121, $75, और अब देखें उसने पेजिनेशन की है, ये देखें, और ये अगला एक आइकन अपीयर हो गया, और उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे, ये देखें एक अगली अपीयर हो गई। ये अब तक हमने नहीं देखी। बहरहाल इस तरह की चीज़ें नई नई आती रहेंगी, उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। और ये देखिएगा, ये ग्रिड में 4 है, जैसे ही इसको आप थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे ये साइज़ में छोटे हो गए, 4 ही रह गए, और फिर रिड्यूस करेंगे तो अब देखें ये 3 रह गए, और उसके मीडियम पे, और उसके बाद जब इसको स्मॉल पे लेके आएंगे ये 2 रह गए। और इसके साथ भी उसने देखें कि नीचे की तरफ उसको कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि उसके साथ ड्रॉप डाउन बना दिया, और इसका जिक्र उसने अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में नहीं किया। तो भाई ये उसके एडवांस थीम्स हैं जिनके वो आपसे $60, $40, $50 गेट कर रहा है। लेकिन अगर हम 100% ये नहीं बना सकते तो 80% तो यार बना ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखें, ये ऊपर मेन्यू है, उसमें उसने ब्रांड नेम दिया, और उसके बाद उसने आगे मेन्यू दे दिया है, उसके बाद ये एक स्लाइडर उसने चला दिया, और ये देखें एक टाइटल दे दिया, और 3 पोर्शन इसके कर दिए, यानी 4 4 8 4 12, उसके बाद 3 3 6, बल्कि ये 1 2 3 4 5 है। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था कि ये 4.5.0 जो है ये फिर वो पूरे नहीं बल्कि उससे भी छोटे डिस्कस कर सकता है। तो ये बल्कि आप यूँ कह लें कि 5 ग्रिड हैं, तो ये 2-2 के 5 कॉलम हैं, बाकी जो 2 बचे वो उसने स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि इनके दरमियान में स्पेस भी है। तो ये देखें एक जंबोट्रॉन टाइप चीज़ लगी हुई है जिसके अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि जब आप ये छोटी चीज़ें ये डॉक्यूमेंटेशन में जो हमने पढ़ी हैं, जब इन छोटी चीज़ों को आप डिस्कस कर लेंगे तो हम कोशिश करेंगे फिर इस तरह का कोई हम एक पंगा लें जिसमें हम एक बड़ा थीम बनाने की कोशिश करें, जिसकी प्राइस उसने ऑफिशियली को $40-50 रखी हुई है। जब आप इस लेवल तक पहुँच जाएंगे, ये देखें अब ये फिर एक जंबोट्रॉन लगा है, और उसके अंदर ये कार्ड लगा है। कार्ड में पहले इमेज दिया हुआ है, इमेज के बाद उसने ये देखें छोटी कहीं हेडिंग्स दे दी और कहीं डिटेल दे दी और रीड मोर का बटन। तो ये अब तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हाँ, अब आगे बनाने का मसला, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि इन चीज़ों को हम खुद भी बना सकते हैं। तो ये कोई एक आध और थीम की एग्जांपल देख लेते हैं जो कि यहाँ आपके स्क्रीन पे बना हुआ होगा। चलें, लेट्स सपोज आप इसका लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इसके बारे में भी वो कह रहा है कि ये $49 इसकी मैंने प्राइस रखी है। यही वेबसाइट, यानी जो वेबसाइट इस थीम पे बनेगी, अगर वो सेल फोन पे ओपन होगी तो वो क्या करेगा, अब देखें सेल फोन पे ओपन होने के साथ ही उसने जो मेन्यू है उसको टॉगल करवा दिया। ये देखें ये टॉगल होगी मेन्यू। और अगर इसी तरीके से यही वेबसाइट जो है आपके पीसी पे ओपन होगी तो ये किस तरीके से ओपन होगी, ये है। तो ये उसने छोटे ये, लेकिन इसमें उसने वो काम नहीं किया, बल्कि 3 और 3 6 2 लाइनों में उसने 6 ग्रेड जो है वो लगा, 6 बॉक्सेस जो है वो लगा दिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इस तरह के एडवांस काम्स की तरफ बढ़ें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये हर दफ़ा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम किसी थीम को बनाते हैं तो उसको हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करें, क्योंकि यार वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की वीडियोस बनती हैं, एक चीज़ उसमें डिफाइन करनी पड़ती है, तो वो हर बंदे के लिए बोरिंग है। देखने वाला भी कहता है कि यार 2-2.5 घंटे की वीडियो कौन देखे, छोड़ो इसको, कोई 10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं। तो वो हमारी जो मेहनत है यार उसका फिर वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए नेक्स्ट जब हम काम करेंगे तो ये जो 2 प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं, यानी एक में हमने एक पूरा थीम बनाया और बाकी जो है वो हमने छोटी चीज़ों को डिस्कस किया। इनको बनाने का मकसद ये है कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद जब हम इस तरह का कोई बड़ा थीम डिज़ाइन करेंगे तो हम ये छोटी चीज़ें बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बॉक्सेस उसने लगाए। तो ये कैसे लगाए, क्यों लगाए, इनके पीछे डिव कैसी लगी, कंटेनर लगा या कंटेनर फ्लूड लगा, ये 3 लगे, ये कार्ड की सूरत में लगे, इनके दरमियान स्पेस क्यों आई, ये चीज़ें यार फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि फिर हम देखेंगे कि ये काम उसने कैसे किया। ये देखिए ये ड्रॉप डाउन कैसे लगाई उसने। और फिर एक और चीज़ अभी हमें देखनी है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी, उसकी CSS की सूरत में, कि जब आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप डाउन करते हैं तो वो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको डिस्प्ले करता है, वो कैसे डिस्प्ले करता है। तो जब हम अब आगे अगले थीम्स की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम ये बेसिक चीज़ों को नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ एडवांसमेंट की बात करेंगे। इसलिए अगर कोई बेसिक चीज़ आपकी रहती है तो आप अभी देखें ये क्लॉथिंग साइट है और इसके लिए वो कहता है जी $49 मैं आपसे चार्ज करूँगा। और एक और बात वो कहता है कि इसका $49 का लाइसेंस जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड लाइसेंस है। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि फॉर यूज़ अ सिंगल प्रोडक्ट, नॉन पेइंग यूज़र्स ओनली।
यानी आपकी जो सिंगल वेबसाइट है उसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको मल्टी साइट यानी इसी लाइसेंस को आप एक से ज़्यादा साइट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपसे $149 चार्ज करूँगा। और अगर आप इसका एक्सटेंडेड लाइसेंस लेते हैं कि आप इसको मतलब जब दिल करे, जिस वेबसाइट के साथ दिल करे इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहता है मैं आप इसी एक थीम के लिए मैं आपसे $500 चार्ज करूँगा। तो यार ये एक वक्त ऐसा आएगा कि हम ये थीम जो है बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब देखिए उसने उसका मल्टीपल व्यू दिया कि अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो इसका क्या व्यू आएगा, अगर टैब पे ओपन करेंगे इसका क्या व्यू आएगा, और अगर पीसी पे ओपन करेंगे तो इसका क्या व्यू आएगा। और ये देखें, ये इस तरीके से एक कॉमर्स टाइप साइट है जो आप बना सकते हैं। तो फिर अगला एक वक्त इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर आएगा कि हम इस लेवल तक पहुँच जाएंगे कि हम ये वेबसाइट, अभी देखें ये मेन्यू भी इसमें थोड़ी सी एडवांस है। तो हमने कोशिश करनी है कि अपने मेयार को, अपने स्टैंडर्ड को यहाँ तक लेके आएँ कि ये जो वेबसाइट है हम इसको बनाने के काबिल हो जाए। तो इसलिए आपको काइंडली अब देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे फॉर्म्स है और ये देखिएगा ये राइट साइड पे फॉर्म्स आ गया। या मैंने आपको बताया था कि आप स्क्रॉल करते जाएँ, तो स्क्रॉल करते जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पर आपकी मेन्यूज़ चेंज होती जाएंगी। अब ये देखें ये बटन्स हैं, तो वो कहता है जी ये, अब ये थीम जो है वो कहता है इस थीम के अंदर ये सारे फीचर्स मौजूद हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप इन चीज़ों को पिक कर सकें। और ये देखिए ये इनकी कमाई का ज़रिया है। यानी बूटस्ट्रैप वाले भाई हमारे रिश्तेदार नहीं हैं कि वो बूटस्ट्रैप बना के इतनी ज़्यादा मेहनत करके हमें उसका ओपन सोर्स डाउनलोड करवा रहे हैं कि जी आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद सारे का सारा सोर्स कोड आ गया और आप उसको बड़े मज़े के साथ इस्तेमाल करें। तो यार उन्होंने जो टीम रखी हुई है वो टीम को कहाँ से पे कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि उनकी जो अर्निंग का सोर्स है वो ये वेबसाइट्स हैं कि वो इन थीम्स को बेचते हैं जो प्रोफेशनल लोग। अब अज्यूम दैट कि मेरे पास ऑर्डर्स जो हैं वो लंबे होते हैं, मैंने वेबसाइट्स बनानी होती हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कोडिंग तो मैं जानता हूँ, डायनामिक साइट भी मैं बनाता हूँ, स्टैटिक साइट भी मैं बनाता हूँ, लेकिन याद रखें कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं कि फ्रंट इंटरफेस को डिज़ाइन कर सकूं। और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि एक बंदा जो है वो सारे के सारे काम नहीं करता। एक फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री का ऑनर जो है वो अगर वो ये ज़िद करे कि मशीनें भी मैंने ही चलानी है, प्रोडक्शन भी मैंने ही करनी है, पैकिंग भी मैंने ही करनी है, इसको मार्केट में भी मैंने ही सेल करके आना है, पेमेंट के मेथड भी मैंने क्लियर करने हैं, मार्केटिंग भी मैंने ही करनी, तो यार ये पॉसिबल नहीं होता। अब फ़र्ज़ करें कि फ्रीलांसिंग में मेरा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, मुझे 10 वेबसाइट्स का एक वक्त में ऑर्डर मिल जाता है। याद रखिएगा कि अगर मैं इंटरफेस डिज़ाइन करता हूं तो डेफिनेटली मुझे 2-3 दिन 4 दिन जो है वो इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए लगते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि अगर एक वेबसाइट जो है फ़र्ज़ करें मैंने $500 में पकड़ी है, तो मैं 4 दिन उसके इंटरफेस को डिज़ाइन करने में क्यों ज़ाया करूँ। मैं जस्ट यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, जो वेबसाइट मुझे पसंद आती है उसका जिसका इंटरफेस मुझे अच्छा लगता है उस वेबसाइट को मैं मार्क करता हूँ। मार्क करके अब चूँकि मैंने उसको एक ही साइट पे लगाना, तो जस्ट भाई मैं $49 इनको पे करूँगा और $49 पे करके इनसे वो थीम ले लूँगा। और वो थीम अब मेरी 4 से 5 दिन की मेहनत जो है वो बच गई, जो मुझे इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए लगानी पड़नी थी। अब मज़े की बात देखें कि ये जो कोच नाम का थीम है वो कहता है कि ये कोच नाम का थीम आपको 4 से 5 मुख्तलिफ शक्लें देगा। ये देखें, ये आप इसको यानी ये देखें और ये देखें और ये देखें और ये देखें, यानी थीम एक ही है लेकिन ये थीम 4 मुख्तलिफ शक्लों में आपको वेबसाइट बना के देगा। तो मुझे इसमें जो शक्ल अच्छी लगती है मैं उसमें थीम बना लूँगा। यानी मैं इनको $49 पे करूँगा और $49 पे करने के बाद सारे का सारा फ्रंट एंड मेरे पास आ गया। मैंने जस्ट उसके अंदर क्लाइंट का डाटा डालना और क्लाइंट का डाटा डालने के बाद मैंने उसको साइट जो है उसको हैंड ओवर कर देनी। अब फ़र्ज़ करें मैंने $300 उस क्लाइंट से लिए, तो $50 अगर मैं इनको दे दूँगा और दूसरे दिन मैं साइट बना के कस्टमर के हवाले कर दूँगा, तो मैंने तो भाई $300 जेब में डाली है। इसलिए जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ये करते हैं कि वो ये नहीं मैं कहता कि वो फ्रंट एंड डिज़ाइन नहीं करते, जिनके पास टीम्स हैं वो फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप फ्रंट एंड पे फोकस, आपको पता होना चाहिए फ्रंट एंड कैसे काम कर रहा है। लेकिन मैंने आपको मिसाल दी कि ऐसा भी होता है कि मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं और वो 5 प्रोजेक्ट्स मैंने 1 माह में देने हैं। अगर 4-4 दिन मुझे एक
प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड को बनाने में लगेंगे तो मुझे जो है वो 10-15 दिन तो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ से एक लाइसेंस परचेज करता हूँ कि यार मुझे आप $149 मुझसे ले लो, और क्योंकि मैंने वो जो 5 प्रोजेक्ट पकड़े हैं वो तकरीबन $400 में पकड़े, तो मेरे पास $2000 आ गया। तो अगर मैं इसमें मैं को $200-300 एक्सपेंस भी कर दूंगा तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये भाई इनका अर्निंग सोर्स है कि ये जो बूटस्ट्रैप है ये कहाँ से अर्न कर रही है। ये एक पूरी कम्युनिटी है, ये एक पूरी टीम बैठी है। ये टीम उन टूल्स को डेवलप करती है जिन टूल्स की मदद से वो खुद भी बना के बेच रहे हैं और फिर वो उन टूल्स को मार्केट भी कर रहे हैं, आपको फ्री भी दे रहे हैं कि यार इन्हीं टूल्स की मदद से ये चीज़ें हमने बनाई हैं, हम बना के अर्न कर रहे हैं। हमसे परचेज करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप हमसे परचेज नहीं करते तो ये लें, एंजॉय करें, ये टूल्स हमने आपको दे दिए हैं, आप इन टूल्स की मदद से खुद काम कर लें। तो ये है जनाब आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट कि अगर आप बूटस्ट्रैप की मदद से, जो कि एक आपका फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मैंने आपको इन द वेरी बिगिनिंग बता दिया था कि फ्रेमवर्क में आपको कोडिंग बहुत कम करनी पड़ती है, हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाती है, आपने जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसे एडजस्ट होगी। तो कोशिश करें बूटस्ट्रैप पे ज़्यादा से ज़्यादा हाथ सीधे करें। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आएगा तो वीडियोस के नीचे कमेंटिंग ऑन है, आप वीडियो के नीचे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंटिंग कर दें। और सेकंड वन, एक और चीज़ आपको ये देखनी है कि अगर आप कोई, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट बनाऊँ वो प्रोजेक्ट जो है वो मैं आपको साथ ही सेंड कर देता हूँ, उसकी कोडिंग कहीं अपलोड करके तो आपको उसका लिंक सेंड कर देता हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर बनाने में किसी किस्म का प्रॉब्लम आए तो एक जो स्पेसिमन है वो आपके पास पड़ा हो, एक एग्जांपल आपके पास पड़ी हो। इसी तरीके से अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको एक मैं फेवर देता हूं कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उस काम को चेक करवाने के लिए मुझे आप कहीं पे अपलोड करके कमेंट में उसका लिंक डाल दें, या मैं कोशिश करूंगा कि एक ईमेल एड्रेस कमर्शियली आपको दे दूं, या फेसबुक पेज मैंने आपको बताया हुआ है, तो ऊपर जो यूट्यूब का जो आ रहा होता है टाइमलाइन आ रही है उसमें मेरे फेसबुक पेज और ब्लॉगर और वगैरह वगैरह, तो किसी भी जगह पे जाके आप कमेंटिंग में आप उसका लिंक जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के बाद वो लिंक मुझ तक पहुंच जाएगा, या मैं कोशिश करूंगा ईमेल आपको दे दूं, तो आप वो प्रोजेक्ट जो है वो अगर किसी किस्म का आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आएगा तो उसको आप जिप करके मुझे ईमेल कर दें, मैं उसको चेक कर लूँगा, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आई होगी डायग्नोज करूँगा, उसको दूर करूँगा और फिर वो आपको सेंड बैक कर दूँगा कि जी इसमें ये प्रॉब्लम थी और ये मैंने इस तरीके से इसको दुरुस्त किया। तो अगर आप वही रिक्वेस्ट एक दफ़ा फिर कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चूँकि ये कॉमेडी फिल्म नहीं है, कॉमेडी क्लिप्स नहीं है कि जहाँ से दिल किया वहाँ से देख लिया, ये चूँकि एक सीरीज़ चल रही है, तो इसलिए अगर आप नए हैं और इस वीडियो तक इत्तफाकन पहुँचे हैं तो आपको इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना चाहिए जो कि बूटस्ट्रैप के नाम से चल रही है पहले लेक्चर से, ताकि आपको पता हो कि बूटस्ट्रैप जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद ये है कि कोई भी वीडियो जो है वो आपकी नज़र से ना गुजरे, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाए कि इसकी वीडियो जो है वो अपलोड हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।